Okay, good evening, guys. Let's begin with the Java session. First of all, for the online students, I'm audible. I'm audible, guys, in the online session. Okay, fine then. Let's begin. So yeah, कल जस्ट अपन ने नॉर्मल कंटेक्स्ट सेटिंग सेशन में अपन मिले थे, जहां पे मैंने आपको बताया था क्या कुछ सोचने के रिक्वायरमेंट है, किस वे में देखने के रिक्वायरमेंट एंड ऑल. सो आज अपन कंटेंट के साथ स्टार्ट करेंगे. एंड डोंट वरी, अगर आपको कुछ, जैसा मैंने आपको कल बोला था, कोई प्री रिक्विजिट नॉलेज नहीं, तो बिल्कुल कुछ भी नहीं चाहिए. इवन क्योंकि एक मिथ वर्क करता है कि एक्चुअली अगर आपको सी नहीं आता या C++ नहीं आता तो आप डायरेक्ट जावा के साथ स्टार्ट नहीं कर सकते. आप बिल्कुल कर सकते हो. आप एक एक पॉइंट आपको पता चलेगा. जस्ट वो चीजों को देखने का पैटर्न आपको फिगर आउट करने की रिक्वायरमेंट है. बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता आप किसके साथ स्टार्ट कर रहे हो, राइट. तो चलिए बिल्कुल अपन 0 से स्टार्ट करेंगे और अपन टॉप मोस्ट लेवल जहां पे अपने को पहुंचना है 0% रिजेक्शन जर्नी, उसकी तरफ अपन प्रोसीड करेंगे. तो सबसे पहला जो टॉपिक अपन जावा का स्टार्ट करते हैं, पहला एक चैप्टर अपन स्टार्ट करते हैं, एक सब टॉपिक से अपन स्टार्ट करते हैं, दैट इज आइडेंटिफायर, राइट. क्या होता है आइडेंटिफायर, अपन जानने की ट्राई करेंगे आज के सेशन में. इवन मैं आपको बताता हूँ कि इसको बहुत ही बेसिक चीज माना जाता है, और बेसिक चीज मान के जनरली ये स्किप होता है टॉपिक, ये टॉपिक डिस्कस होता नहीं जनरली. लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि इतने बेसिक टॉपिक पे पूरा आपका इंटरव्यू चल सकता है. इवन आपका 30 मिनट या हाफ एन 30 मिनट या फिर एक आवर का इंटरव्यू हो तो पूरा आइडेंटिफाइड टॉपिक पे आपका कंक्लूड हो सकता है, इवन आपका फ्रेशर लेवल पे भी और एक्सपीरियंस लेवल पे भी. तो क्या कुछ क्वेश्चन है जो आप इस एरिया से एक्सपेक्ट कर सकते हो फ्रेशर लेवल पे, और क्या कुछ क्वेश्चन है जो इस एरिया से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो एक्सपीरियंस लेवल पे, और किस तरीके से आपको आंसर देने की रिक्वायरमेंट है, एक एक पॉइंट अपन डिस्कस करेंगे, राइट. चलिए स्टार्ट करते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड अपन आइडेंटिफायर के साथ. तो सबसे पहले अपन ये जानने की ट्राई करते हैं कि क्या मतलब होता है आइडेंटिफायर का. चलिए एक बार के लिए अपन भूल जाते हैं कि अपन जावा लैंग्वेज को डिस्कस कर रहे हैं इस सेशन में. एक बार जनरली अपन जस्ट इंग्लिश की बात करते हैं, नॉर्मल इंग्लिश की बात करते हैं. और नॉर्मल इंग्लिश में ऑब्वियसली आइडेंटिफाई करने का मतलब क्या होता है, आइडेंटिफाई बोलो या आइडेंटिफाई बोलो, अगर जस्ट जनरल इंग्लिश की बात करें, अपन जावा लैंग्वेज को कंसीडर नहीं करें, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइडेंटिफाई. आइडेंटिफाई करने का मतलब किसी चीज को पहचानना, रिकॉग्नाइज करना, राइट. अगर किसी को रिकॉग्नाइज करना है इसका मतलब उसको आइडेंटिफाई करना, राइट. और बहुत ही बेसिक है इसका मतलब, टू रिकॉग्नाइज, टू आइडेंटिफाई. अगर सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं, किसी चीज को अगर आपको आइडेंटिफाई करना है, रिकॉग्नाइज करना है, सपोज करो कि क्लासरूम में 500 स्टूडेंट है, मेरे को किसी स्टूडेंट को रिकॉग्नाइज करना है या आइडेंटिफाई करना है, मैं कैसे करने वाला हूं, नाम के थ्रू. तो जब भी किसी चीज को आइडेंटिफाई करना होता है, कौन सा फैक्टर पिक्चर में आता है, नेम, राइट. तो आइडेंटिफाई करने का मतलब या रिकॉग्नाइज करने का मतलब किसके थ्रू अपन करने वाले, नेम के थ्रू. अब थोड़ा अपन जावा की तरफ आते हैं, क्योंकि अपन जावा डिस्कस कर रहे हैं, तो फिर आइडेंटिफायर का मतलब क्या होता है. देखिए आइडेंटिफाई करने में काम क्या आएगा, नेम. और अपन जावा डिस्कस कर रहे हैं इसीलिए अपन इसको इस वे में फॉर्मेट करते हैं, एनी नेम इन जावा. जब जावा की दुनिया में कोई सा भी नाम हो तो उसको अपन क्या बोलेंगे, आइडेंटिफायर, राइट. अब सवाल अगला यही आएगा, अगर आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे, आपको पूछा जाए कि आइडेंटिफायर का मतलब क्या होता है, आप बोलो कि जावा में कुछ भी नाम होगा तो उसको अपन क्या बोलेंगे, आइडेंटिफायर. तो इमीडिएटली नेक्स्ट क्वेश्चन यही निकल के आएगा कि कुछ भी नाम से क्या मतलब है, जावा में क्या क्या नाम हो सकता है, राइट. तो एक्चुअली एक अपन ने कल एक चीज डिस्कस की थी, मतलब कल जहां पे अपन ने थोड़ा जावा और पाइथन में कॉन्ट्रास्ट किया था, तो इवन अपन ने एक चीज डिस्कस की थी कि इस तरीके से जावा में लिखते हैं. इवन वापस डिस्कस करेंगे अपन, डोंट वरी. लेकिन कल का सेशन आपने देखा होगा, नहीं तो रिकॉर्डिंग आई थिंक आपके पास अवेलेबल होगी, आप एक बार गो थ्रू कर सकते हैं. ऑल्दो अपन वापस इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट जब अपन ने ऐसा लिखा था, अपन ने बोला था ये क्या है, ये को अपन क्या बोलते हैं, वेरिएबल या मेमोरी का नाम, या इस तरीके से अपन ने बोला था, राइट. तो ऑब्वियसली कुछ भी नाम जावा में इसका क्या मतलब हो सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकती है. वेरिएबल का नाम हो सकता है, राइट. आगे अपन बहुत सारी चीजें पढ़ने वाले, एक और चीज पढ़ेंगे अपन, मेथड का नाम हो सकता है, राइट. या फिर ऑब्वियसली क्लास का नाम हो सकता है, जावा में आप क्लास लिखते हो तो क्लास का नाम हो सकता है, कैसे लिखते हैं क्लास, कैसे लिखते हैं मेथड, कैसे लिखते हैं वेरिएबल, अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे. या फिर क्या हो सकता है, एक और चीज होती है, लेबल का नाम हो सकता है. देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग. अभी आपको नहीं पता वेरिएबल क्या होता है, मेथड क्या होता है, क्लास क्या होता है, लेबल क्या होता है. अभी अपना डिस्कशन पॉइंट ये है भी नहीं इनका मतलब क्या होता है. अभी जस्ट मैं आपको क्या बता रहा हूँ, आइडेंटिफायर का मतलब क्या होता है, कोई सा भी नेम जावा में, और जब जावा की दुनिया में कोई सा भी नेम की बात करोगे तो वो वेरिएबल का नाम हो सकता है, मेथड का नाम हो सकता है, क्लास का नाम हो सकता है, या लेबल का नाम हो सकता है. मतलब कुछ भी चीज हो जावा में जिसको अगर आप नाम देने जाओगे तो वो किस कैटेगरी में आएगा, आइडेंटिफायर. अब चलिए
थोड़ा सा यहाँ पे और डीप डाइव करने की ट्राई करते हैं। मान लो सपोज अगेन अपन थोड़ा जावा से हट के नॉर्मल आते हैं, अपन यहाँ पे ये थोड़ा एक एग्जाम्पल से रिलेट करना आपको बताता सो दैट आपको ये ज्यादा टाइम तक के लिए याद रहेगा। सपोज जैसे मान लो किसी को नाम देना है, जैसे कोई चाइल्ड होता तो अपन क्या देते हैं, उसको नाम देते हैं ऑब्वियसली, राइट। तो ऑब्वियसली जैसे कोई चाइल्ड हो रहा है फैमिली में तो उसको नाम अपन देंगे। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि क्या अपन चाइल्ड को कुछ भी नाम दे सकते हैं या फिर कुछ प्रोटोकॉल फॉलो करने की रिक्वायरमेंट है? ऑब्वियसली ऐसा तो नहीं कर सकते, क्योंकि चाइल्ड है उसका नाम आपने डॉग दे दिया या उसका नाम कैट दे दिया। तो देने को दे सकते हो क्योंकि अभी तो छोटा है तो कुछ कर नहीं सकता, और थोड़ा बड़ा होने के बाद आपको पता चलेगा वेदर ये देना चाहिए था या नहीं। तो ऑब्वियसली ये नहीं कर सकते अपन, एक्चुअली कुछ प्रोटोकॉल है जो फॉलो करने की रिक्वायरमेंट होगी और उस प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग अपन चलते हैं, राइट। जैसे पुराने टाइम की बात करें तो जितना बड़ा नाम उतना रॉयल लगता था, कि राजा महाराजाओं के नाम आपने सुने हो तो बहुत बड़े बड़े नाम होंगे। आज के टाइम पे मुझे लगता है कि थोड़ा ट्रेंड चेंज हो रहा है, जितना छोटा नाम उतना बेटर है, उतना ज्यादा अच्छा लगता है एक्चुअली। तो फिर ऑब्वियसली जब भी टाइम के हिसाब से कुछ ना कुछ प्रोटोकॉल है जो अपन फॉलो करते, जब भी अपन क्या करते हैं किसी को नाम देते। तो चलिए वापस थोड़ा यहाँ से हट के जावा की तरफ अपन आते हैं। तो जावा में किसी भी नाम को आप क्या बोलोगे, आइडेंटिफायर। तो सवाल यहाँ पे ये है किसी को भी नाम देना है, वेदर वो मेथड हो, वेरिएबल हो, क्लास हो या लेबल हो, तो क्या मैं कुछ भी नाम उठा के दे सकता हूँ या फिर अगेन यहाँ पे मेरे को कुछ प्रोटोकॉल से जो फॉलो करने की रिक्वायरमेंट होगी? तो अगेन आंसर क्या निकल के आएगा, ऑब्वियसली यहां पर भी आप कुछ भी नाम नहीं दे सकते, कुछ प्रोटोकॉल्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। तो अब सवाल ये है वो कौन से प्रोटोकॉल से जो अपने को फॉलो करने पड़ेंगे। चलो बात करते हैं प्रोटोकॉल्स की जो अपने को फॉलो करने पड़ेंगे। तो प्रोटोकॉल नंबर फर्स्ट जो जावा में आपको फॉलो करने की रिक्वायरमेंट है, जब भी आप आइडेंटिफायर का नाम दोगे, ठीक है, पहले स्टार्टिंग के जो दो प्रोटोकॉल है उसमें उतना समझने को कुछ नहीं है, मतलब थोड़ा बहुत आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी के प्रोटोकॉल पे किस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं और कितना इंटरनल क्वेश्चन बन सकते हैं अपन एक एक बात करेंगे। पहला प्रोटोकॉल जो आपको ध्यान में रखने की रिक्वायरमेंट है, जब भी जावा में आप किसी को नाम दे रहे हो या जब भी आइडेंटिफायर का नाम दे रहे हो, जो कैरेक्टर आप पिक करोगे वो कैरेक्टर इनमें से ही होना चाहिए एक्चुअली। स्मॉल ए टू स्मॉल जेड मतलब लोअर केस अल्फाबेट आप यूज कर सकते हो, कैपिटल ए टू कैपिटल जेड मतलब अपर केस अल्फाबेट आप यूज कर सकते हो, 0 to 9 इसका मतलब आप कोई भी डिजिट यूज कर सकते हो, एक होता आपका डॉलर सिंबल और एक होता आपका अंडरस्कोर सिंबल। दीज आर द 5 थिंग्स, ओनली ये 5, राइट। इनके अलावा अगर आपने नाम देते टाइम आइडेंटिफायर में कोई सा भी कैरेक्टर यूज करने की ट्राई की तो फिर ऑब्वियसली आपके पास क्या आने वाली है, एरर। जावा इसको अलाउ नहीं करने वाला। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इस तरीके से लिखता हूं, लेट्स सपोज कल मैंने लिखा था, कल अपन ने इस तरीके से लिखा था इंट a इक्वल टू 10। ये देखिए ये क्या है, वेरिएबल। वेरिएबल का नाम मैंने क्या दे रखा है, a। क्या ये वैलिड है? ऑब्वियसली इसमें आ रहा है दिस इज वैलिड, फाइन, तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। बट सपोज करो इवन आपने ऐसे लिखा, मान लो इंट a 9 इक्वल टू 10, क्या ये वैलिड है? यस, दैट इज फाइन, ये वेरिएबल का नाम है एंड ये वैलिड है, प्रॉपर जो भी प्रोटोकॉल है वो फॉलो कर रहा है, फाइन। अभी मैं मान लो इसको इस तरीके से लिखने की ट्राई करूं, a इंट सपोज करो a हैश इक्वल टू 20, इज इट वैलिड? नो, क्योंकि आप हैश सिंबल यूज नहीं कर सकते। यहां पे इमीडिएटली क्या आने वाली है, एरर। देखिए एक चीज अभी अपन ने डिस्कस नहीं की है, आगे फर्दर अपन पढ़ेंगे तो अपन डिस्कस करेंगे, बट मैं आपको एक चीज पहले दिन ही बता रहा हूं। ठीक है, जावा में दो चीजें होती है, जब भी अपन प्रोग्राम को चलाएंगे प्रैक्टिकली तो जावा में दो चीजें होती है। पहले जो प्रोग्राम होगा उसको आपको क्या करना पड़ेगा, कंपाइल। अगर कोई भी एरर नहीं हुई तो कंपाइलेशन क्या होगा, सक्सेसफुल। और अगर कंपाइलेशन सक्सेसफुल हो तो फिर आप रिजल्ट देखने के लिए क्या करोगे, रन करोगे। देखिए दो स्टेप है, पहले आपको कंपाइल करना पड़ेगा, फिर आपको रिजल्ट देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, रन। आप डायरेक्ट सेकंड स्टेप नहीं कर सकते, आपको पहले पहला स्टेप करना पड़ेगा। ऐसा क्यों, वो अपन बाद में डिस्कस करेंगे, अभी अपना डिस्कशन पॉइंट ये नहीं है, बट मैं आपको बताऊंगा पहले कंपाइल करना जरूरी क्यों है। बट अभी के लिए मैं आपको बता रहा हूं पहले पहला स्टेप करना पड़ेगा, और अगर वो सही है तभी आप क्या कर सकते हो, दूसरा स्टेप। ये अभी खाली मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जब भी मैं एरर की बात करूं, कि जब भी मैं ऐसा बोलूं कि एरर आएगी या जावा एरर देगा, जैसे ये तीसरे वाले लाइन पे अगर आपने ऐसा करने की ट्राई की तो क्या आएगी, एरर। इसका मतलब इमीडिएटली आपको समझना है किस टाइम पे, कंपाइल टाइम पे। मतलब कौन एरर देगा, कंपाइलर, कंपाइल टाइम पे एरर आएगी। क्योंकि रन टाइम पे जो एरर आती है उसको कुछ और बोलते हैं टेक्निकली, रन टाइम पे जो एरर आती है उसको टेक्निकली बोलते हैं एक्सेप्शन। और इसके रिगार्डिंग अपन पूरा चैप्टर पढ़ेंगे एक्चुअली, एक्सेप्शन हैंडलिंग करके 6-7 दिन अपन डिस्कस करेंगे उस टॉपिक पे, एक एक पॉइंट अपन डिस्कस करेंगे। इसलिए अभी मैं उसकी बात नहीं कर रहा, अभी खाली मैं इतना बोल रहा हूं आपको कि जब भी मैं एरर बोल रहा हूं इसका मतलब किसकी बात कर रहा हूं मैं, कंपाइल पे, ताकि आगे चल के जब मैं आपको बताऊं कि कंपाइल टाइम क्या होता है, रन टाइम क्या होता है,
तो आपको ये पता रहे कि आइडेंटिफायर में जो भी अपन ने एरर बोला था मतलब वो कहां पे है, कंपाइल टाइम पे एरर, राइट। तो ऑब्वियसली यहाँ पे इमीडिएटली अगर आप ऐसा करने की ट्राई करोगे मतलब आप प्रोटोकॉल फॉलो नहीं कर रहे हो, क्या आने वाली है एरर। स्टार्टिंग के 2 फाइन है, तीसरा आपका फाइन नहीं है, राइट। ओके चलिए, ये तो हो गया आपका प्रोटोकॉल नंबर फर्स्ट, जो कि आपको ध्यान में रखने की रिक्वायरमेंट है कि जब भी आप यूज करें तो फिर कॉम्बिनेशन आप इनमें से ले सकते हैं, इसके अलावा कोई कॉम्बिनेशन होगा नहीं। अब ठीक है, अभी कुछ लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, एक एक पॉइंट अपन नोट डाउन करेंगे, डोंट वरी। अभी के लिए फिलहाल पूरा कंसंट्रेशन आप यहाँ पे रखें, चीजों को रिलेट करने की ट्राई करें, कुछ भी आपको रनिंग में लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं। ओके, सेकंड पॉइंट के पास चलते अपन। सेकंड एक पॉइंट है, सेकंड एक प्रोटोकॉल है, और वो ये, अभी अपन ने थोड़ी देर पहले बात की कि जब भी जावा में अपन किसी को नाम दे रहे हैं, अपन क्या यूज कर सकते हैं, स्मॉल ए टू स्मॉल जेड, कैपिटल ए टू कैपिटल जेड, 0 to 9, डॉलर एंड अंडरस्कोर, राइट। अगर ये पूरी कैटेगरी आप देखोगे, पूरे 5 अगर कॉम्बिनेशन देखोगे, इसमें से तीसरे कॉम्बिनेशन की तरफ नजर डालो एक बार। तीसरा क्या है, डिजिट, 0 to 9 मतलब डिजिट। तो सेकंड प्रोटोकॉल क्या बोलता है, सेकंड प्रोटोकॉल ये बोलता है कि जब किसी आइडेंटिफायर को नाम देते हो तो आप डिजिट यूज तो कर सकते हो, लेकिन दिमाग में एक बात रखनी है, किससे स्टार्ट नहीं हो सकता, डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकता। जो आइडेंटिफायर का नाम है वो डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकता। मतलब अगर मान लो मैंने ऐसा लिखा इंट A9 इक्वल टू 10, दैट इज फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मैं इसको ऐसा लिखने की ट्राई करूं इंट 9A इक्वल टू 10, दैट इज रॉन्ग। अगेन क्या आने वाली है, एरर आने वाली है, फाइन। अब देखो यहाँ पे, क्योंकि पहले रूल के अकॉर्डिंग तो दोनों सही है, लेकिन दूसरे रूल की बात करेंगे तो फिर दूसरा वाला सही नहीं है, और एक भी रूल अगर फॉलो नहीं होगा तो क्या आने वाली है, एरर। तो ऑब्वियसली सेकंड वाला नहीं चलने वाला है। अब देखिए सवाल यहाँ पे एक चीज है जो मैं आपको बोलना चाह रहा हूं। कल जहां पे अपन ने कंटेक्स्ट सेट किया था, मैंने आपको बात की थी कि अपने को जो अचीव करने की रिक्वायरमेंट है वो ये है। अब देखिए अगर ये आपको अचीव करना है ना, तो फिर अपने दिमाग को इस तरीके से ट्रेन कर ले कि हर पॉइंट पे आपके दिमाग में एक चीज पॉपअप होना चाहिए, और वो है वाई। जितना ज्यादा वाई आपके दिमाग में पॉपअप होगा, उतना ही आप इसकी तरफ जा पाओगे। ठीक है, रटने को कोई भी रट लेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ये दूसरा पॉइंट है, उसमें क्या है, डिजिट से क्या नहीं होना चाहिए, स्टार्ट नहीं होना चाहिए। तो आप भी रट लोगे, कोई भी रट लेगा, उसको कोई बड़ी बात नहीं है। अब जो डिफरेंस क्रिएट करेगा वो जैसे आपके दिमाग में पॉपअप होगा कि ऐसा क्यों भाई, जब डिजिट यूज कर सकते थे तो स्टार्ट करने में क्या प्रॉब्लम है, दिमाग में इमीडिएटली ये डाउट आना चाहिए। देखिए जितने ज्यादा डाउट क्रिएट होंगे उतना ही बेटर है, क्योंकि डाउट क्रिएट होने का मतलब आप उसमें इंटरेस्ट ले रहे हो, आपकी क्यूरियोसिटी डेवलप हो रही है, और जितनी ज्यादा क्यूरियोसिटी डेवलप होगी आप चीजों को और डिटेल में जानने की ट्राई करोगे, उतना ही आप इसकी तरफ आ पाओगे। और जितना एक्चुअली आपने बहुत सारे लोगों से सुना होगा कि जो टीयर 1 कंपनी होती है उनका इंटरव्यू प्रोसेस डिफिकल्ट होता है। टीयर 1 मतलब जो भी अमेजन, फ्लिपकार्ट, गूगल, राइट। तो ऑब्वियसली मैं आपको बोलता हूँ कि सबसे सिंपल इंटरव्यू उल्टा टीयर 1 का होता है, क्योंकि उल्टा वो एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो करते हैं, जो मैंने आपको कल बोला था, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। प्रॉब्लम खाली इतनी सी है कि टीयर 1 कंपनी में हमेशा इसमें इंटरेस्टेड नहीं रहेगी कि आपको कितना आता है या आपने क्या याद कर रखा है। इंटरेस्टेड इसमें रहेगी कि एक्चुअली आपको इंटरनली चीजों का फ्लो पता है या नहीं। तो प्रॉब्लम लोगों के साथ ये है कि याद करके चीजें पता तो है, लेकिन उसका इंटरनल पता नहीं है। तो फिर इस प्रोसेस को फॉलो करते हैं, लास्ट में जाके बोलते हैं कि टीयर 1 का इंटरव्यू डिफिकल्ट होता है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। एक एक चीज अपन विद फ्लो फॉलो करेंगे तो आपको पता चलेगा, उल्टा इंटरनल ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है। एंड इवन जितना ज्यादा डाउट आएगा उतना बेटर है। इवन मैं आपको कल एक इसके रिगार्डिंग एडवांटेज भी बता चुका हूँ, कि कोई भी डाउट आपका ऐसा हुआ जिसका आंसर मैंने नहीं दिया तो हाँ, आपको पता है क्या एडवांटेज है, कल का सेशन आपने लिया होगा। तो अब मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि रीजन क्या है इसके पीछे, ऐसा क्यों कि डिजिट से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। चलिए अगर आप सोच पा रहे हो तो क्या रीजन आपके दिमाग में पॉपअप हो रहा है, चलिए एक बार थोड़ा सा ब्रेन स्टॉर्मिंग करें। मैं चाहता हूँ 30 सेकंड का टाइम आपके पास है। एक बार क्यों स्टार्ट नहीं हो सकता, क्या प्रॉब्लम हो सकती है। ऑब्वियसली कुछ तो प्रॉब्लम होगी जिसके चलते इन्होंने रोक रखा होगा। ऐसा तो नहीं कि मजा आ रहा है कि रोक देते डिजिट से स्टार्ट होना। तो ऑब्वियसली कुछ फैक्टर होगा इसके पीछे, वो फैक्टर क्या है आपके अकॉर्डिंग, मैं चाहता हूँ आप फिगर आउट करें थोड़ा सा। अच्छा ऐसा, ठीक है। देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम बहुत सिंपल सी है। देखिए जैसे यहाँ पे ये क्या है, वेरिएबल का नाम, मतलब क्या है, आइडेंटिफायर। किसी का भी नाम हो उसको अपन क्या बोलेंगे, आइडेंटिफायर। तो दिस इज आइडेंटिफायर, ओके दैट इज फाइन। और इधर की तरफ अपन क्या लिखते हैं, वैल्यू, कि उसमें क्या वैल्यू डालनी है। जैसे वेरिएबल में है तो ये जो A9 नाम का वेरिएबल है ये कितने वैल्यू को स्टोर करेगा, 10। तो आपका जो कंपाइलर है उसको पता है, लेफ्ट साइड में जो लिखते हैं उसको क्या बोलते हैं, आइडेंटिफायर, वो नाम है, और राइट साइड में वो क्या है, वैल्यू है, राइट। अब जैसे मान लो आपने ऐसा लिखा
जैसे ही पहला क्या देखेगा, डिजिट देखेगा, वो समझेगा इधर की तरफ आपने क्या लिख ली, वैल्यू लिख ली, जबकि इधर की तरफ आपको क्या लिखना चाहिए था, आइडेंटिफायर। और ऑब्वियसली उसको क्या क्रिएट होगा, कंफ्यूजन क्रिएट होगा। इसको अवॉइड करने के लिए इन्होंने क्या कर रखा है कि ऑब्वियसली आप किससे स्टार्ट नहीं कर सकते, डिजिट से, क्योंकि अभी बहुत सिंपल है। जैसे ही कंपाइलर आएगा पहले देखेगा ए, अच्छा वैल्यू में ये तो हो नहीं सकता, इसका मतलब ये क्या है, आइडेंटिफायर, तो सीधा पता चल गया ये आइडेंटिफायर है, और इधर वाला क्या है, वैल्यू है, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। लेकिन जैसे यहाँ पे 9 देखेगा तो अननेसेसरी क्या क्रिएट होगा, कंफ्यूजन, और उसको रोकने के लिए ऑब्वियसली क्या कर रखा है कि आप डिजिट से क्या नहीं कर सकते, स्टार्ट नहीं कर सकते। एक और फैक्टर भी काम करता है जो भी आप समझ सकते हो, आप इस तरीके से भी सोच सकते हो कि मान लो यहाँ पे मैंने इसको अगर ये अलाउ होता तो मैं ऐसे लिख देता, किस तरीके से, मान लो इंट 9 इक्वल टू 10, जैसा वो मैंने ऐसा लिखा, राइट। तो अब क्या ये जस्टिफाई कर रहा है इस चीज को, नहीं कर रहा ऑब्वियसली। फाइन 9 इक्वल टू 10, देयर इज नो मीनिंग एट ऑल, क्योंकि ये अननेसेसरी क्या क्रिएट कर रहा है, कंफ्यूजन, क्योंकि यहाँ पे 9 को आप क्या मान रहे हो, आइडेंटिफायर, यहाँ पे 10 को आप क्या मान रहे हो, वैल्यू, बट दिस इज कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट, राइट। तो इसको अवॉइड करने के लिए तो सेकंड प्रोटोकॉल काम करता वो ये कि आप किससे स्टार्ट नहीं कर सकते, डिजिट से, राइट। आप चाहो तो डिजिट बीच में जरूर यूज कर सकते हो, लेकिन आप स्टार्ट किससे नहीं कर सकते, डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते। फाइन, तो दिस इज, हाँ हाँ बोलिए। वो आ सकता है, वो आगे जब वैल्यू आएगा तो आगे ये नहीं आएगा, या फिर वैल्यू पहले से ही वो डिक्लेयर होगी, वो अपन आगे डिस्कस करेंगे। इवन इधर भी आप ऐसा लिख सकते हो कि जैसे मान लो इंट a इक्वल टू बी, ऐसा आप लिख सकते हो, आगे चल के अपन डिस्कस करेंगे, बट वो अलग पर्सपेक्ट होगा। अभी के लिए अपन जस्ट इस पर्सपेक्ट की बात करें तो इधर की तरफ अपन क्या लिखते हैं, आइडेंटिफायर, और इधर की तरफ क्या लिखते हैं अपन, वैल्यू, राइट। ओके, चलिए दो रूल है, दो प्रोटोकॉल है, बहुत ही बेसिक सिंपल है कि क्या क्या आप यूज कर सकते हो। दूसरा ये है कि आप किससे स्टार्ट नहीं कर सकते, डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते। चलिए अब अपन तीसरे प्रोटोकॉल की तरफ चलते हैं, और यहां से मैं आपको बताता हूं कैसे आप इसमें डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि वेदर आपको नॉर्मल जावा आती है, आप लिटरली या फिर एक्सपर्ट लेवल पे फॉलो करते हो। चलिए आप तीसरे डिफरेंस की तरफ चलते हैं, तीसरे प्रोटोकॉल की तरफ चलते हैं। एक्चुअली तीसरा प्रोटोकॉल ये है, उससे पहले मैं आपसे पूछता हूं, जैसे सपोज करो कि मान लो यहाँ पे मैंने इसको इस तरीके से लिखा इंट, यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, वेरिएबल का नाम मतलब क्या है, आइडेंटिफायर। मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे आइडेंटिफायर का नाम लिखते हैं तो कुछ लेंथ लिमिट होती है क्या, इससे बड़ा नाम आप नहीं दे सकते, ऐसा कुछ होता है, या फिर कोई लेंथ लिमिट नहीं है। जैसे सपोज करो कि मैंने यहाँ पे लिखा इस तरीके से ए एक्स वाई जेड डॉट डॉट डॉट, टोटल मान लो बी इक्वल टू 10। सपोज करो कि ये कितने कैरेक्टर है, टोटल 100 कैरेक्टर है सपोज करो, फाइन। मतलब ये टोटल कितना बड़ा नाम है, ये आइडेंटिफायर का नाम 100 कैरेक्टर लंबा नाम है, राइट। तो क्वेश्चन बहुत बेसिक है कि क्या कोई लेंथ लिमिट होती है कि भाई इससे बड़ा आप नाम नहीं लिख सकते, या फिर कितना भी बड़ा नाम लिखो कोई लेंथ लिमिट है नहीं यहाँ पे। चलिए पहले जावा थोड़ा हटाते हैं, मे बी आप जावा पहली बार देख रहे हो। अगर आपने देख रखी हो सी लैंग्वेज, नहीं देख रखी हो तो अपने को कोई जावा समझने के लिए सी की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट अगर आपने सी लैंग्वेज पढ़ रखी है तो मैं आपको वहां पे क्वेश्चन पूछता हूँ, अच्छा सी लैंग्वेज में ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन है क्या कि आइडेंटिफायर की लेंथ कितनी हो सकती है, या इससे बड़ा नाम नहीं हो सकता, या इससे छोटा नाम नहीं हो सकता, इज देयर एनी रिस्ट्रिक्शन? ठीक है, सी, हाँ बोलिए। या ऑब्वियसली, या सी लैंग्वेज की अगर हम बात करें ना तो यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन काम करता है एक्चुअली। अगर सी लैंग्वेज की बात करें तो यहाँ पे 32 कैरेक्टर तक ही सपोर्ट करता है एक्चुअली। अगर आपने देखिए आइडेंटिफायर जो है ना, पहली बात तो किसी लैंग्वेज का टर्म नहीं है, राइट। ऐसा नहीं है कि जावा में ही आइडेंटिफायर होते हैं, नहीं, सी में भी कोई भी नाम लोगे तो क्या बोलोगे उसको, आइडेंटिफायर। पाइथन में भी कोई भी नाम लिखोगे तो उसको क्या बोलोगे, आइडेंटिफायर। यहाँ पे जावा पढ़ रहे इसलिए मैं बोल रहा हूँ एनी नेम इन जावा। पाइथन पढ़ते वहां पे आइडेंटिफायर पढ़ते तो अपन क्या बोलते, एनी नेम इन पाइथन इज आइडेंटिफायर, एनी नेम इन सी इज आइडेंटिफायर। तो हर एक लैंग्वेज में आइडेंटिफायर होता है, कोई सा भी नाम आप दोगे उसको क्या बोलते हैं, आइडेंटिफायर। तो सी में जो आइडेंटिफायर का नाम होता है उसकी रिस्ट्रिक्शन है कितने कैरेक्टर लंबा दे सकते हो आप, 32। अब सवाल ये कि अगर 32 से बढ़ा दिया तो क्या होगा, तो सी कोई एरर नहीं देगा आपको एक्चुअली। अगर आपने 32 से बढ़ा दिया ना तो सी क्या करेगा, स्टार्टिंग के 32 कैरेक्टर कंसीडर करेगा और बाकी वालों को क्या कर देगा, इग्नोर, सिंपली छोड़ देगा। ओनली नाम आपने इतना बड़ा लिखा है लेकिन उसके लिए नाम कहां तक है, 32 कैरेक्टर तक ही है, उससे आगे नाम है ही नहीं, राइट। तो सी में एक लेंथ लिमिट होती है 32 कैरेक्टर की। बट अगर हम बात करें जावा की तो यहाँ पे क्या कुछ लेंथ लिमिट है कि अपने को फिक्स 32 कैरेक्टर तक ही करना चाहिए, 40 कैरेक्टर तक ही करना चाहिए, राइट। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है यहाँ पे जावा में, इसका आंसर है कोई भी लेंथ लिमिट नहीं है, राइट। मतलब आप कितना भी बड़ा नाम लिख सकते हैं, इवन आप 200 कैरेक्टर 500 कैरेक्टर बड़ा आइडेंटिफायर का नाम लिख सकते हैं, देयर इज नो लेंथ रिस्ट्रिक्शन।
बट क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है, क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन ये तो बहुत सिंपल है यार, मुझे लगता है आप याद करके भी पता कर लोगे कि चलिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कितना भी बड़ा क्या हो सकता है, नाम हो सकता है। तो क्वेश्चन मेरा ये है आपसे, चलिए कितना भी बड़ा नाम हो सकता है, तो बेटर क्या है, छोटा नाम लिखना बेटर है, मतलब स्मॉल नेम बेटर है, या फिर बड़ा नाम बेटर है, मतलब बड़ा नाम लार्ज आइडेंटिफायर का नाम लिखना ज्यादा बेटर है, राइट? ज्यादा छोटा लिखना बेटर है या फिर ज्यादा बड़ा लिखना बेटर है आपके अकॉर्डिंग? देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें स्मॉल या लार्ज दोनों में से कौन सा बेटर है, अगर आपका आंसर ये है कि स्मॉल इज अ बेटर, स्मॉल ज्यादा अच्छा है, जितना छोटा नाम होगा उतना ज्यादा अच्छा है, या फिर अगर आपका आंसर ये है कि जितना बड़ा नाम होगा उतना अच्छा है, तो दोनों ही केस में आपका आंसर गलत है एक्चुअली, राइट? तो इसका एक्चुअल आंसर क्या है मैं आपको बताता हूँ, और किस तरीके से सामने वाला आपको जज कर सकता है इस क्वेश्चन को लेके, और इस क्वेश्चन को अगर वो पूछता तो उसके पीछे इंटेंशन क्या है, चलिए जानने की ट्राई करते हैं। चलिए पहले पूरा फ्लो में देखते हैं अपन इसको। चलिए सपोज मान लो मैं यहाँ पे 3 पार्टीशन करूंगा और तीनों तरीके से अपन सोचते हैं कि एक्चुअली आप फिर बताना कि कौन सा ज्यादा बेटर आपको लग रहा है यहाँ पे। तो 3 पार्टीशन में अगर अपन देखें, पहला सपोज करो कि आपने यहाँ पे एक नाम लिखा बहुत छोटा इंट, लेट्स सपोज कि आपको 2 चीजें करनी थी, मान लो नेम और रोल नंबर स्टोर करवाना था, राइट? तो आपने क्या लिखा यहाँ पे, सपोज करो कि इंट रोल नंबर मतलब आर कुछ भी लिखा आपने, या फिर लेट्स से ए इक्वल टू, यहाँ पे आपने रोल नंबर स्टोर करवाया, मान लो रोल नंबर है 1, राइट? और दूसरा सपोज करो कि आपको क्या करना था, नाम कैसा होता है, स्ट्रिंग। अभी स्ट्रिंग क्या होता है ऑल वो अपन डिस्कस नहीं कर रहे। अब बी इक्वल टू मान लो नाम आपने स्टोर करवाया एबीसी, फाइन। 2 वेरिएबल आपने लिए, मान लो ए में क्या स्टोर है, रोल नंबर, और बी में क्या स्टोर है, नाम, राइट? ओके चलिए यहाँ पे ये मान लो आपने बहुत बड़ा सा एक प्रोग्राम लिखा, बहुत बड़ा सा आपने कोड लिखा यहाँ पे, ओवरऑल मान लो कि टोटल सपोज करो कि 10,000 लाइन का कोड आपने यहाँ पे लिखा, राइट? और कई बीच में मान लो यहाँ पे आप ए यूज कर रहे हो और कई बीच में आप यहाँ पे बी यूज कर रहे हो, सपोज ये 10,000 लाइन का कोड आपने लिखा पहली अप्रोच से, राइट? दूसरा अप्रोच, मान लो आपको लगा कि भाई छोटा नाम लेना अच्छा नहीं है, थोड़ा बड़ा नाम लेते हैं, तो यहाँ पे क्या किया मैंने, जैसे 100 कैरेक्टर बड़ा नाम लिया सपोज यहाँ पे, राइट? और इक्वल टू मान लो ये 1 रोल नंबर इसमें है, और ये 100 कैरेक्टर बड़ा नाम लिया मैंने, मान लो स्ट्रिंग बी डॉट डॉट जो भी है, और यहाँ पे लेट्स सपोज एबीसी, फाइन। और ये भी अलग अगेन सेम कोड अपन कर रहे हैं, मान लो 10,000 लाइन का कोड है, यहाँ पे 10 के लाइन का कोड है, यहाँ पे आप कहीं पे ये यूज कर रहे हो ए डॉट 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 जेड, और यहाँ पे आप कहीं यूज कर रहे हो सपोज करो बी डॉट 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 जेड वॉट एवर, राइट? ओके फाइन। ऑब्जर्व हियर, पहले वाला अप्रोच जो है वहां पे अपन बहुत छोटे नाम में इंटरेस्टेड है, दूसरे वाला जो अप्रोच है वहां पे अपन थोड़ा बहुत बड़े नाम में इंटरेस्टेड है, राइट? अब दोनों में से कौन सा बेटर है ये जानने की ट्राई करते हैं। देखिए एक चीज जो हमेशा आपके साथ चलेगी जब भी आप इंडस्ट्री में एंटर होने वाले हैं, और वो ये कि जैसे आप इंडस्ट्री में एंटर होंगे आपको कुछ टास्क मिलेंगे प्रोजेक्ट पे, जिस टीम में आप काम करोगे, लेकिन आप किसी भी टास्क पे काम करोगे, आपने मान लो टास्क कंप्लीट कर लिया, लेकिन टास्क कंप्लीट करने के बाद जो आपका टास्क है वो डायरेक्ट कभी भी लाइव नहीं होने वाला, मतलब कभी भी ऐसा नहीं है कि आपने काम किया और डायरेक्ट जो लाइव मतलब जो प्रोजेक्ट चलता है उसमें आपका इंक्लूड कर दिया, ऐसा नहीं होगा। पहले आपका कोड आपको वेरीफाई करवाना पड़ेगा किसी सीनियर पर्सन से, वेदर वो आपका टीम लीडर हो या फिर जो भी आपको अपॉइंट हो रखा हो कोई सीनियर पर्सन, उससे आपके अपने कोड को क्या करवाना पड़ेगा, वेरीफाई। और एक बार आपका कोड वेरीफाई हो गया, सीनियर ने आपको अप्रूवल दे दिया, उसके बाद ही आपका कोड आगे जाएगा मर्ज होने के लिए, राइट? लेकिन अब बात यह है कि वेरीफाई करने का मतलब क्या होता है। देखिए इतना तो मेरे को पता होगा, इतना तो आपको भी पता है कि सपोज करो ये कोई 10,000 लाइन का प्रोग्राम है, और मान लो मैं आपको बोलूं कि इसको चलने से आउटपुट कोड प्लैनेट आना चाहिए, तो मान लो चलो इसको चलने से अगर आउटपुट कोड प्लैनेट आ रहा है, इसका मतलब जो भी आपने काम किया वो क्या है, सही है। और अगर इसके चलने से आउटपुट कोड प्लैनेट नहीं आ रहा है, इसका मतलब जो भी आपने काम किया वो क्या है, गलत है। तो ये तो आपको पता है, तो फिर वेरीफाई क्या करेगा वो, एक्चुअली वो वेरीफाई करने वाला है कि जो प्रोसेस आपने फॉलो किया वो अप टू द मार्क है या नहीं, क्योंकि रियल टाइम इंडस्ट्री में खाली रिजल्ट मैटर नहीं करता है, सबसे ज्यादा जो चीज मैटर करती है वो आपकी क्या मैटर करती है, प्रोसेस, किस तरीके से आपने काम किया है। क्योंकि एक ही रिजल्ट लाने के 10 तरीके हो सकते हैं, अब क्या आपने बेटर तरीका यूज किया या फिर नहीं वो मैटर करेगा। तो आगे चल के अपन देखेंगे कि एक ही चीज 10 तरीके से कैसे आ सकती है ऑल। फिलहाल अपन यहाँ पे कंसंट्रेट करें, तो जैसे ही मान लो आपने कोड लिखा और आप जाओगे किसी सीनियर पर्सन के पास कि कैन यू प्लीज वेरीफाई माई कोड, राइट? वो क्या करेगा, अब ऐसा तो नहीं है कि एक लाइन पढ़ने बैठेगा, नहीं, बीच से आइडिया लेने की कोशिश करेगा कि आपने किस तरीके से कोड किया है। सपोज करो वो यहाँ पे आया, डायरेक्ट इस लाइन पे आया मान लो, और यहाँ पे देखा उसने ए, अब उसको ये पता करना है कि ए में आपने क्या स्टोर करवाया एक्चुअली। तो कैसे पता चलेगा कि ए में नाम स्टोर करवाया या फिर ए में रोल नंबर स्टोर करवाया,
तो उसको क्या करना पड़ेगा, ये देखने के लिए सपोज आपने ए कहां पे बना रखा है, ए यहाँ पे बना रखा, तो ऊपर की तरफ आएगा देखेगा तो उसको पता चलेगा अच्छा ए में क्या स्टोर करवाया आपने, रोल नंबर। फिर वो वापस नीचे आएगा, मान लो उसकी नजर इस लाइन पे पड़ी, उसको ये पता करना बी में क्या स्टोर करवाया, वापस ऊपर जाएगा और देखेगा अच्छा बी जहां पे आपने बना रखा है वहां पे बी में क्या स्टोर करवा रखा है, नेम। फिर वापस नीचे आएगा। तो यहाँ पे पता है क्या हो रहा है, बार बार उसको क्या करना पड़ रहा है, ऊपर नीचे ऑब्वियसली फ्लैग करना पड़ेगा, बार बार ऊपर जाना पड़ेगा और नीचे की तरफ आना पड़ेगा चेक करने के लिए कि वेदर आपने किसमें क्या स्टोर करवाया है, राइट। तो इस प्रोसेस में क्या होगा, ऑब्वियसली टाइम कंज्यूम होने वाला है, टाइम लगने वाला है बार बार ऊपर नीचे अगर वो देखने जाएगा तो पहले वाले में टाइम लग रहा है क्योंकि बार बार उसको ऊपर नीचे करना पड़ रहा है, राइट। ओके चलिए ठीक है। नाउ यहाँ पे अगर सेकेंड अप्रोच की बात करें अपन, सेकेंड अप्रोच में जैसे मान लो सपोज की नजर यहाँ पे गई, अगेन बात यहां पर भी वही है कि सपोज यहाँ पे इसको देख के उसको ये पता नहीं चल रहा है कि इसमें क्या है, ऊपर जाके चेक करना पड़ेगा तो पता चलेगा कि मान लो इसमें क्या है, रोल नंबर है। अभी एक और चीज इमेजिन करो, बड़े नाम में तो एक और प्रॉब्लम है, मान लो अभी कितने वेरिएबल है, 2, बट सपोज करो 100 वेरिएबल होते और ऐसा होता कि पहले 99 कैरेक्टर सेम है और खाली लास्ट वाला डिफरेंट है। मान लो सपोज ऐसा होता, इसमें लास्ट वाला जेड है, लास्ट वाला इसमें वाई है, बाकी सब 99 कैरेक्टर के स्टार्टिंग वाले सेम है। तो अब इसको ये चेक करने के लिए कि वेरिएबल कौन सा, ये वाला, उसमें भी टाइम लगेगा। इतना बड़ा देखना पड़ेगा, एक बार गो थ्रू करना पड़ेगा, क्विकली पता चलेगा अच्छा ये वाला वेरिएबल ये है, ये वाला वेरिएबल ये है, और किसमें क्या स्टोर है इसके लिए भी ऊपर जाके इसको क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। तो अगेन यहाँ पर भी वही फंडा है जो पहले वाले में, यहाँ पर भी ऊपर नीचे स्क्रॉल करके क्या करना पड़ेगा, उसको चेक करना पड़ेगा। तो अगेन यहाँ पर भी क्या कंज्यूम होने वाला है, टाइम। भले ऊपर नीचे स्क्रॉल नहीं करेगा, सर्च करेगा इसको, तब भी सर्च करने के लिए भी क्या लगेगा, टाइम तो लगेगा, इसे कंट्रोल ऐप करेगा या व्हाटएवर जो भी करेगा। तो कुल मिला के दोनों ही प्रोसेस क्या है, टाइम कंज्यूमिंग। अब देखिए तीसरे अप्रोच के पास जाते हैं। जैसे सपोज पहले वाले में देखना क्या स्टोर करवाना था, रोल नंबर, मैंने यहाँ पे नाम दिया रोल नंबर इक्वल टू 1, और क्या स्टोर करवाना था, नेम, मैंने यहाँ पे नाम दिया नेम इक्वल टू लेट्स सपोज एबीसी। अब मान लो ये सेम 10,000 लाइन का कोड मैंने लिखा यहाँ पे मैंने मान लो मैंने यूज किया रोल नंबर और यहाँ पे मान लो मैंने यूज किया नेम। सपोज अगर उसको मान लो ये पता करना है, इसकी नजर यहाँ पे गई, इसको ये पता करना है कि यहाँ पे एक्चुअली इसमें क्या स्टोर होगा, तो क्या इसको ऊपर जाके स्क्रॉल करने की रिक्वायरमेंट है, नहीं, देख के ही पता चल रहा है इसमें क्या स्टोर होगा, रोल नंबर, इसमें क्या स्टोर होगा, नेम, क्या इसको बार बार स्क्रॉल करने की रिक्वायरमेंट है, नहीं। तो ऑब्वियसली टाइम सबसे कम किसमें लगा एक्चुअली, तो टाइम सबसे कम समझने में किसको लगा, इस वाले में सबसे कम टाइम लगा। इसमें भी ज्यादा टाइम लग रहा है, इसमें भी ज्यादा टाइम लग रहा है। अब सवाल ये क्या ये बहुत छोटा नाम है, नहीं, क्योंकि बहुत छोटा तो ये था, इससे छोटा तो। क्या ये बहुत बड़ा नाम है, नहीं, क्योंकि इससे बड़ा तो ये नाम था। तो फिर विच वन इज बेटर, तीनों अप्रोच में से थर्ड वन। तो यहाँ पे आंसर आपका क्या होना चाहिए, एक्चुअली आंसर आपका ये होना चाहिए, मैं आपको बता रहा हूं। अब एक चीज और, मैं इसको थोड़ा इंडस्ट्री टच देने की ट्राई करता हूँ। एक वर्ड और जो आपको फॉलो करेगा इंडस्ट्री में, अभी थोड़ी देर पहले पाइथन के सेशन में भी अपन ने उसकी बात की थी, एंड दैट इज व्हाट, एक चीज होता है एक्चुअली रीडेबिलिटी, राइट। क्या मतलब होता है रीडेबिलिटी का, मैं आपको बताता हूँ एक्चुअली, उसके बाद यहाँ पे फिगर आउट करने की ट्राई करते हैं। ठीक है, रीडेबिलिटी इतना बड़ा फैक्टर क्यों है, मे बी आपने पाइथन का सेशन अटेंड नहीं किया हो तो इसलिए मैं वापस बता दूं। यहाँ पे रीडेबिलिटी का मतलब ये है, मान लो सपोज आपने कोड लिखा, राइट, अगर आपके अलावा कोई दूसरा पर्सन आपके कोड को रीड कर रहा है, अगर दूसरे पर्सन को आपका कोड रीड करने में कम टाइम लग रहा है, इसका मतलब आपकी रीडेबिलिटी क्या है, अच्छी है। और अगर दूसरे पर्सन को आपका कोड रीड करने में, समझने में ज्यादा टाइम लग रहा है, तो इसका मतलब आपके कोड की रीडेबिलिटी क्या है, डाउन है, राइट। अब रियल टाइम इंडस्ट्री में इतना रीडेबिलिटी पर फोकस इसलिए किया जाता है क्योंकि ऑब्वियसली क्लासरूम पे आपको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप ही कोड करते हो, आपको ही समझना है, सब कुछ आपको ही करने की रिक्वायरमेंट है। लेकिन यही आप थोड़ा इंडस्ट्री में जाओगे तो पहले दिन से आपको पता चलेगा, जब भी किसी प्रोजेक्ट पे काम होगा बिना टीम के काम नहीं होने वाला, राइट। वो प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग टीम छोटी बड़ी हो सकती है, बट हर एक प्रोजेक्ट पे कुछ लोगों की टीम होगी काम करने वाली। तो टीम में जब काम करोगे तो ऑब्वियसली आपने जो काम किया वो दूसरे को समझना पड़ेगा, दूसरे ने जो काम किया वो आपको समझना पड़ेगा। तो अगर मान लो कोड की रीडेबिलिटी कम है तो दूसरे पर्सन को समझने में क्या लगेगा, ज्यादा टाइम लगेगा, तो कंपनी के रिसोर्स क्या होने वाले, वेस्ट होने वाले, मतलब टाइम ज्यादा लगेगा। तो ऑब्वियसली जो 4 दिन में काम होना वो 6 दिन में होगा, तो ऑब्वियसली कंपनी के रिसोर्स क्या होने वाले, वेस्ट होने वाले हैं। और दूसरा, सपोज एक और बहुत कॉमन सा फैक्टर है कि मान लो आपने कोई कोड किया, अब पूरा लाइफ तो आप उस कंपनी में निकालने वाले हो नहीं, कभी ना कभी आप छोड़ोगे, जब आप छोड़ोगे तो आपका रिप्लेसमेंट आने वाला है, तो आपके रिप्लेसमेंट को आपका कोड क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा।
ताकि आपकी जगह पे वो काम कर सके। तो अगर आपका कोड उसको समझना है, अब जैसे मान लो कोई रिप्लेसमेंट आया, अगर आपका कोड समझने में उसको 15 दिन का टाइम लग रहा है, तो इसका मतलब वो कंपनी को फायदा देना कब से स्टार्ट करेगा? 15 दिन बाद से। तो 15 दिन की सैलरी तो कंपनी को उस पर क्या है? वेस्ट है ऑब्वियसली। क्योंकि 15 दिन तो खाली उसको समझने में लग रहे, क्योंकि आपकी कोड की रीडेबिलिटी क्या थी? डाउन थी। अगर यही आपने कोड की रीडेबिलिटी अच्छी मेंटेन की होती, तो आपकी जगह पे जो रिप्लेसमेंट आता, मान लो वो उसी कोड को 4 दिन में समझ गया, तो 5वें दिन से वो कंपनी के लिए फ्रूटफुल काम कर सकता है। तो ओनली कितने दिन की सैलरी वेस्ट हुई? 4 दिन की, राइट। जब ये बड़ा फिगर करोगे तो बहुत बड़ा फिगर हो जाता है। बहुत रिसोर्स मैनेजमेंट में ये सारी चीजें होती है कि एक एक चीज को आपको फिगर आउट करने की रिक्वायरमेंट है। फाइन, तो ऑब्वियसली रीडेबिलिटी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है जो हमेशा आपको मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट है। इनफैक्ट अब मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल रहा हूं, अगर इस तरीके का कोड लिख के अगर आप किसी सीनियर पर्सन के पास गए ना कि सर कैन यू प्लीज वेरीफाई माय कोड, अगर सीधी नजर इस पे गई, इमीडिएटली आपको ये बोलने वाला क्या है, राइट। पहले तो इसकी रीडेबिलिटी पे काम करो, उसके बाद वेरीफाई करने की बात, राइट। तो इमीडिएटली आपका वो कोड, भले आपने कितना ही अच्छा किया, कितनी अच्छी अप्रोच है, लेकिन अगर आपने इस तरीके से कर रखा है ना, मुझे लगता है वो एक लाइन भी आपकी देखने वाला है, इमीडिएटली आपको बोलेगा फर्स्ट फिगर आउट करो कि इसकी रीडेबिलिटी कैसे, इसको रीडेबल कर सकते हो, क्या मतलब है ए का, क्या मतलब है बी का, उसके बाद आप काम करो। क्योंकि इवन आपने थोड़ा बहुत अगर आपने कोड किया तो आपको पता क्लासरूम में जब भी वेरिएबल को नाम देना होता है, हमेशा अपने आप कैसे चलते हैं? एक्स वाई ए बी, ऑब्वियस इस तरीके से चलते हैं। अब इससे प्रॉब्लम पता है क्या है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे इवन मैं आपको एक और चीज बताता हूँ जिससे आप अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हो। एनीवे इससे पहले मैं एक और चीज आपको यहाँ पे फिगर बताता हूँ। जैसे सपोज करो, ऐसा होता है बहुत बार कि मान लो अभी जैसे सपोज करो कि आपकी इंजीनियरिंग हो गई मान लो, या फिर कोई भी डिग्री आपने ले ली, और सपोज जब डिग्री होने के बाद आपका काफी गैप आ गया, राइट, लेट्स से 4-5 साल का गैप आ गया। अब 4-5 साल आपने खाली ओनली कोई ट्रेनिंग की है या नॉर्मल कोई किया है, अब आप मान लो किसी कंपनी में जा रहे हो इंटरव्यू देने के लिए, राइट। तो बहुत सारे लोग होते हैं जो इस 4-5 साल को फेक करना पसंद करते हैं, या मान लो 1-2 साल को फेक करना पसंद करते हैं। फेक मतलब जहां पे वो कंपनी के इंटरव्यू में जाएंगे तो ये दिखाएंगे कि इससे पहले मैं किसी और कंपनी में काम कर रहा था, राइट, ताकि वो गैप नहीं लगे। बहुत सारे लोग इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं। कोई बड़ा डील नहीं है। अगर आप आईटी सिटीज की तरफ मूव करोगे तो मुझे लगता है हैदराबाद, बेंगलोर में आप देखोगे तो हर एक गली में आपको कंसल्टेंसी वाले मिल जाएंगे जो थोड़ा बहुत 5-10 हजार रुपए लेके आपसे ऑटोमेटिक आपके सारे डॉक्यूमेंट फेक बना के दे देंगे आपको। बिल्कुल ऐसा फील होगा कि आप 1-2 साल से किसी कंपनी में काम कर रहे थे, सारे डॉक्यूमेंट फेक कर लेंगे, क्योंकि हर कंपनी वालों से भी सेटिंग रहती है, हर एक गली में ऑफिस होते हैं कंपनीज के, तो वो बड़ी बात है नहीं इतना। तो यहाँ पे ये जैसे सारे डॉक्यूमेंट आपके बन गए इवन पूरा। अब मान लो आप कंपनी के इंटरव्यू में गए, आपके सामने इंटरव्यू बैठा, उसने आपसे क्वेश्चन किया कि कितने साल का एक्सपीरियंस है, आपने बोला 2 साल का एक्सपीरियंस है। अब प्रॉब्लम ये है कि सामने वाला जो इंटरव्यू ले रहा है उसको भी पता है कि इस तरीके की चीजें मार्केट में चलती हैं, तो वो क्या करेगा पता, आइडेंटिफाई करने के लिए मान लो उसने आपसे बोला कि एक काम करो, चलिए 2 साल का एक्सपीरियंस है ना, थोड़ा 1-2 क्वेश्चन पूछने के बाद वो आपसे बोलेगा एक काम करना है, कुछ नहीं है, 2 वेरिएबल लेना है, राइट, और 2 वेरिएबल लेके आपको क्या करने की, या फिर एक काम करना, आपको 2 नंबर के एडिशन का प्रोग्राम लिखना है, या फिर आपको 2 वेरिएबल लेना है, एक में रोल नंबर स्टोर होना चाहिए, एक में नाम स्टोर होना चाहिए, राइट। अब सपोज करो कि आपने 2-4 साल कोई ट्रेनिंग की है खाली जावा की, मान लो 4-5 बार 10 बार चीजों को पढ़ा है, और इंटरव्यू में जाकर आपसे पूछा जाए 2 वेरिएबल लेने, एक में रोल नंबर स्टोर करवाना है, एक में नाम स्टोर करवाना है, तो कैसा लगेगा आपको? लगेगा कि यार तो मजा आ गया ना, अपने फेवर का क्वेश्चन है, बहुत जल्दी अपन कर लेंगे। तो फिर ऐसा लगता है कि जितना जल्दी मैं आंसर दूंगा उतना बेटर है, राइट। तो किस तरीके से, एक में रोल नंबर स्टोर करवाना है, int इक्वल टू 1, एक में नाम स्टोर करवाना, नाम स्ट्रिंग टाइप का होता है ये मेरे को पता है, तो b इक्वल टू जैसे जो भी नाम आपको देना है, मान लो एबीसी है जो भी, हो गया, डन। कितना टाइम लगेगा ये 2 लाइन लिखने में? अगर आप 4 साल से कुछ चीज की ट्रेनिंग कर रहे हो तो मुझे लगता है कि मुश्किल से मुश्किल 10 सेकंड, राइट। और आप ये दिखाना चाहोगे कि 10 सेकंड में मैंने कर लिया, मतलब मेरे को बहुत अच्छा नॉलेज है। मैं आपको एक चीज बोलता हूँ, ये 10 सेकंड आपको लगे ना इसको लिखने के लिए, इसके बाद मुझे लगता है 1 सेकंड लगेगा सामने वाले को आपको उस रूम से बाहर निकालने के लिए, राइट। क्योंकि इतना ही इजी है उसके लिए पिक करना कि 2 साल छोड़िए, आपको मुझे नहीं लगता कि 1 मिनट का भी एक्सपीरियंस है सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में। क्यों? अगर आपको 1 मिनट या पहले दिन का भी एक्सपीरियंस होता, ये आप कभी नहीं करने वाले जो आपने अभी किया है। इमीडिएटली आपका हाथ चलता कि पहले आपको क्या करने की रिक्वायरमेंट है। ऑब्वियसली यहाँ पे नाम, आप रोल नंबर लिखते हैं, यहाँ पे नाम क्या लिखते हैं? नेम। या इवन जैसे देखो कुछ इनडायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, आपसे बोला 2 वेरिएबल ले लो, एक में 10 स्टोर करवा लो, एक में 20 स्टोर करवा लो, ऐसे बोला गया। 2 वेरिएबल ले लो, एक में 10 स्टोर करवाओ, एक में 20 स्टोर करवाओ। आप क्या करोगे? int a इक्वल टू 10, int b इक्वल टू 20। फाइन, इमीडिएटली दिस इज रॉन्ग एक्चुअली। फ्रेशर लेवल पे आप करोगे तो सामने वालों को पता है कि क्लासरूम में
ऐसे ही होता है एक्चुअली कि जब भी आपको वेरिएबल लेने होते हैं आप क्या करते हो, ABCD और XYZ इस तरीके से लेते तो अंडरस्टूड है उसके लिए, अगर आप प्रेशर लेवल पे ये करोगे तो। बट अगर एक्सपीरियंस लेवल पे ये करोगे बिल्कुल अंडरस्टूड नहीं। इवन मैं आपको बोल रहा हूँ पहले दिन से आप खुद को उस वे में ले जाओ कि आप प्रेशर नहीं हो, तो क्या करने की रिक्वायरमेंट है यहाँ पे? सही आंसर क्या होता? सामने वाले ने आपको बोला 2 वेरिएबल ले लो, एक में 10 स्टोर करवाओ, एक में 20 स्टोर करवाओ, आपको सामने इंटरेक्ट करना है, आपको क्वेश्चन करना है 10 का क्या मतलब है, 20 का क्या मतलब। तो अब सामने वाला आपसे बोलेगा 10 का मतलब रोल नंबर है, 20 का मतलब क्या है, एज है। फिर आप लिखना स्टार्ट करें, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट लिखना स्टार्ट करोगे तो इसका मतलब आपके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके लिए खाली क्या मैटर करता है, रिजल्ट मैटर करता है, विच इज एक्चुअली रॉन्ग। फाइन, तो मैं थोड़ा आपको हैक्स बता रहा हूं किस तरीके से आप ये इंडिकेशन दे सकते हो ताकि सामने वाला, अगर आप ये प्रेशर लेवल पे कर सकते हो कि सामने वाला आपसे बोले और आप इसको सामने काउंटर क्वेश्चन कर रहे हो कि 10 का मतलब क्या, 20 का मतलब क्या है, बहुत अच्छा इंपैक्ट जाने वाला है, क्योंकि आप इसका मतलब आप प्रेशर लेवल से वो सब कुछ चीजें फॉलो कर रहे हो। बाकी एक्सपीरियंस पे तो ये करना ही नहीं है, अदरवाइज इसके अलावा तो कोई ऑप्शन है ही नहीं। तो मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि रीडेबिलिटी बहुत मैटर करती है जब भी आप इंडस्ट्री स्टैंडर्ड पे काम करोगे, राइट। तो इवन आप प्रैक्टिस में रख सकते हो कि पहले दिन से ही जब भी आपको कुछ भी नाम देना है, नाम क्या होना चाहिए, एक्चुअली रीडेबल होना चाहिए, और नाम किसी को भी पढ़ के समझ में आ जाना चाहिए कि कर क्या रहा है, उसका इंडिकेशन क्या है। फाइन, तो यहां पे आप क्या आंसर दोगे कि क्या आइडेंटिफायर की कोई लेंथ लिमिट है या नहीं। अब देखिए लोग किस तरीके से आंसर देंगे, नो ऑब्वियसली कोई लेंथ लिमिट नहीं है, बट अगर आपको दिखाना यू आर लिटरली एक्सपर्ट तो आपको आंसर किस तरीके से देने की रिक्वायरमेंट है, देयर इज नो लेंथ लिमिट बट नेम शुड बी, आइडेंटिफायर नेम शुड बी रीडेबल। आपने खत्म कहां पे किया, शुड बी रीडेबल। अगला 101% क्वेश्चन आने वाला है, व्हाट डू यू मीन बाय रीडेबल। अब आप बता सकते हो कि अगर मैं टीम में काम कर रहा हूं तो दूसरा पर्सन कितना जल्दी कोड को समझ सकता है, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ रीडेबिलिटी। और अगर आप प्रेशर लेवल पे रीडेबिलिटी बता पा रहे हैं देन इससे अच्छा इंपैक्ट आप क्रिएट कर नहीं सकते। तो मैं आपको बता रहा हूं कि आंसर किस तरीके से करने की रिक्वायरमेंट है, जिससे नेक्स्ट क्वेश्चन भी जनरेट होगा और आप यहाँ पे ये इंडिकेशन दे सकते हो कि किस लेवल पे आप सोचते हो एक्चुअली चीजों को लेके। तो तीसरा क्वेश्चन बहुत बेसिक देने की रिक्वायरमेंट है, कुछ भी लेंथ लिमिट नहीं है, लेकिन जो भी आइडेंटिफायर का नाम है वो क्या होना चाहिए, रीडेबल होना चाहिए। देखिए तीसरे में प्रॉब्लम पता है क्या है, जैसे पहला और दूसरे रूल में प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि पहले दूसरा रूल अगर फॉलो नहीं करोगे तो क्या आएगी, एरर। तो आपको करना ही पड़ेगा, देयर इज नो ऑप्शन, कोई ऑप्शन नहीं आपके पास। क्या पहला रूल फॉलो नहीं करोगे तो आगे बढ़ ही नहीं सकते, आप दूसरा रूल फॉलो नहीं करोगे तो आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। तीसरे रूल में प्रॉब्लम इतनी सी है कि आप अगर फॉलो नहीं करोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, एरर नहीं आएगी, राइट। जहां पे एरर नहीं आएगी वहां पे एक्चुअली आपकी एक्सपर्टीज डिसाइड होगी कि ऐसे ही करना चाहिए या नहीं, क्योंकि एरर देख के तो कोई भी समझ जाएगा कि ऐसा नहीं करना चाहिए एक्चुअली, लेकिन यहाँ पे पता चलेगा आपको कि छोटा लिखोगे तब भी कोई एरर नहीं आ रही है, बड़ा लिखोगे तब भी कोई एरर नहीं आ रही है, तो अब करना क्या है, फिजिबल क्या है। तो फिजिबल ये है कि कितना ज्यादा रीडेबल आप दिखा पा रहे हो उसको, राइट। तो दैट्स थर्ड वे, थर्ड प्रोटोकॉल जो आपको फॉलो करने की रिक्वायरमेंट है। नंबर फोर्थ प्रोटोकॉल के बाद चलते हैं अपन, थर्ड के बाद नंबर फोर्थ प्रोटोकॉल क्या बोलता है आपसे, नंबर फोर्थ प्रोटोकॉल ये बोलता है कि कुछ वर्ड्स होते हैं एक्चुअली जावा में, कुछ वर्ड होते हैं जिनको पहले से कुछ टास्क दे रखा होता है कि तुम्हारा काम फिक्स है, तुम्हें यही करना है, राइट। इसके अलावा तुम्हारा काम कुछ नहीं है। जैसे बहुत सारी रियल लाइफ में भी चीजें होती है जहां पे उनका काम फिक्स होता है, उनके काम चेंज अपन नहीं कर सकते, राइट। तो इसी तरीके से एक्चुअली जावा में कुछ वर्ड होते हैं जिनका काम फिक्स है, काम अपन चेंज नहीं कर सकते, ऐसे वर्ड को अपन क्या बोलते हैं। ऑब्वियसली जैसे आप कहीं जाते हो तो आप क्या करते हो, जैसे मान लो आपको ट्रेन से ट्रेवल करना है या फ्लाइट से ट्रेवल करना है या बस से ट्रेवल करना है, सबसे पहले आप क्या करोगे, सीट बुक करवाओगे या क्या करवाओगे, रिजर्व करवाओगे। रिजर्व करवाने का मतलब क्या होता है, अब आपके अलावा वहां पे कोई बैठ नहीं सकता, वो आपके लिए रिजर्व है, उसको पहले से एक काम मिल गया कि यहाँ पे कौन आके बैठेगा, ये XYZ पर्सन आके बैठेगा, इसके अलावा कोई पर्सन बैठेगा तो अलाउ नहीं करेगा ऑब्वियसली, राइट। तो रिजर्व वर्ड का मतलब क्या है, पहले से काम दिया गया है वही काम करेगा, उसके अलावा अगर कोई काम दोगे तो वो क्या नहीं करने वाले, काम नहीं करने वाले। तो कुछ वर्ड होते हैं जिनको अपन क्या बोलते हैं, रिजर्व वर्ड, राइट। अब रिजर्व वर्ड का मतलब क्या होता है, पहले से काम फिक्स है, दूसरा काम ये नहीं करेंगे। जैसे आगे चल के अपन पढ़ेंगे एक्चुअली टोटल कितने रिजर्व वर्ड होते जावा में, गोल्ड रिजर्व वर्ड होते 53, बट मैं ऐसा नहीं करने वाला हूं, या अपनी लर्निंग ऐसे नहीं चलने वाली है कि मैं आज आपको पूरे 53 रिजर्व वर्ड की लिस्ट दे दूंगा कि भाई ये 53 रिजर्व वर्ड होते हैं जिनको आपको याद करने की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि आज मैं अगर ऐसा करूंगा कि आपको 53 के नाम गिनाने लगूंगा तो आप याद ही करोगे, आपके पास कोई ऑप्शन होगा नहीं, क्योंकि आपको पता ही नहीं वो कर क्या रहे। तो ऐसे नहीं करने वाले अपन, ऑब्वियसली हर एक टॉपिक जब अपन स्टार्ट करेंगे, हर एक टॉपिक में कुछ कुछ रिजर्व वर्ड क्या आएंगे, काम में आएंगे, जैसे ही काम में आएंगे वहां पे अपन उसको देखते जाएंगे। एट लास्ट जब सारे टॉपिक खत्म हो जाएंगे
तब मैं आपको पूछूंगा कि टोटल 53 रिजर्व वर्ड कौन से होते हैं, तो मुझे लगता है आप एक एक रिजर्व वर्ड बता पाओगे विद टॉपिक वाइज, क्योंकि सारे को आपने यूज कर रखा है प्रॉपर, सबका एडवांटेज डिसएडवांटेज आपको पता है, तो आपको याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। तो ये 53 होते हैं, अभी मैं खाली आपको काउंट बता रहा हूँ, इवन आपको काउंट भी अभी याद रखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, खाली एक दो मैं अभी यहाँ पे रिलेट करने के लिए यूज करूंगा, जो मुझे लगता है कॉमन है, थोड़ा बहुत आपको पता होगा अगर कोई सी भी लैंग्वेज देखी है, इवन नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं है। लेट्स सपोज एक होता है इफ, अगर थोड़ा नाम सुन रखा तो आपको पता है इफ का मतलब क्या होता है। इफ को फिक्स काम दे रखा है, आगे अपन पढ़ेंगे जब एक चैप्टर पढ़ेंगे फ्लो कंट्रोल, वहां पे इफ रिजर्व वर्ड आएगा उस चैप्टर में, तब अपन पढ़ेंगे इसका रोल क्या है। अभी थोड़ा बेसिक बताओ मैं, तो इफ को एक काम दे रखा है, पता क्या, इफ को बोल रखा है जब भी तेरे को कोई यूज करे ना, तेरे को अपने आगे की कंडीशन देखनी है, अगर आगे की कंडीशन ट्रू है तो तेरे को चलना है, अदरवाइज तेरे को नहीं चलना है। इसको एक काम दे रखा है, जब भी तेरे को यूज करे आगे की कंडीशन देख, ट्रू है तो चल और फॉल्स है तो नहीं चलना है। तो जो भी रिजर्व वर्ड होते हैं इसका मतलब उसको पहले से काम फिक्स कर रखा है, तो आप उनका काम क्या नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते। आप चेंज करने की ट्राई करोगे तो क्या आएगी, एरर। मतलब अगर आपने ऐसा किया इंट इफ इक्वल टू 10, नॉट पॉसिबल। इसका मतलब अभी आप पता इफ को क्या बोल रहे हो, इफ को बोल रहे हो इफ तेरे को क्या स्टोर करवाना है, 10 स्टोर करवाना है। इफ बोलेगा मैं नहीं करने वाला, क्यों, क्योंकि मेरे को पहले से काम दे रखा है कि भाई तेरे को तो कंडीशन चेक करनी है, मैं कंडीशन ही चेक करूंगा, मैं 10 को स्टोर नहीं करवाने वाला। ऑब्वियसली आपको क्या देगा ये, एरर, कि मेरा जो काम है मैं वही करूंगा, दूसरा काम मैं नहीं करने वाला। तो ऑब्वियसली मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूं यहाँ पे, रिजर्व वर्ड को आप क्या नहीं बना सकते, आइडेंटिफायर नहीं बना सकते। अगर आप रिजर्व वर्ड को आइडेंटिफायर बनाने की ट्राई करोगे, इमीडिएटली क्या आने वाली है, एरर, क्योंकि रिजर्व वर्ड जो फिक्स काम है वही करने वाला है, उसके अलावा आप उसको चेंज नहीं कर पाओगे। तो दिस इज प्रोटोकॉल नंबर 4। एक और प्रोटोकॉल है फिफ्थ, वो फोर्थ से रिलेटेड है एक्चुअली। कैसे रिलेटेड है थोड़ा वो जानने की ट्राई करते हैं कि प्रोटोकॉल या प्रोटोकॉल जो फिफ्थ है वो फोर्थ से रिलेटेड कैसे, ये जानने की ट्राई करते हैं। फिफ्थ, देखिए दो कैटेगरी होती है एक्चुअली जब भी किसी भी लैंग्वेज की बात करते हैं, राइट। एक कैटेगरी होती है केस सेंसिटिव और एक कैटेगरी होती है केस इनसेंसिटिव। केस सेंसिटिव एंड केस इनसेंसिटिव क्या मतलब होता है, मैं आपको बताता हूं। एक्चुअली जब भी आप इंग्लिश लैंग्वेज के अल्फाबेट्स की बात करते हैं, दो तरीके के अल्फाबेट हो सकते हैं। एक क्या होता है लोअर केस अल्फाबेट, एक क्या होता है अपर केस अल्फाबेट, जैसे स्मॉल ए कैपिटल ए, राइट। अगर कोई लैंग्वेज के लिए, अगर किसी लैंग्वेज के लिए स्मॉल ए और कैपिटल ए अलग अलग है, तो उसको अपन बोलेंगे वो कैसी लैंग्वेज है, केस सेंसिटिव। मतलब केस के अलग अलग होने से उसको फर्क पड़ रहा है, दोनों अलग अलग है उसके लिए, केस सेंसिटिव। अगर किसी लैंग्वेज को केस के अलग अलग होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके लिए स्मॉल ए और कैपिटल ए दोनों सेम है, तो इसका मतलब उसको क्या बोलेंगे, केस इनसेंसिटिव। केस को सेंस नहीं कर रहा है, वो सेंस नहीं करने का मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो अपर केस है या लोअर केस है, एग्जैक्टली सेम मीनिंग है उसके लिए। फाइन, तो सवाल ये है कि जावा किस कैटेगरी में फॉल करता है, केस सेंसिटिव कैटेगरी में या केस इनसेंसिटिव कैटेगरी में। आंसर इसका बहुत सिंपल है और वो क्या है, पहले वाली कैटेगरी, दैट इज व्हाट, केस सेंसिटिव। इसका मतलब जावा में लोअर केस है या अपर केस है, दोनों का मतलब अलग अलग है। इसका बेस्ट एग्जांपल कंफ्यूज करने के लिए आपको दे सकता, मान लो मैंने लिखा इंट इफ इक्वल टू 10 और मान लो मैंने लिखा इंट इफ इक्वल टू 10, या मान लो मैंने लिखा इंट इफ इक्वल टू 10, या मान लो मैंने लिखा इंट इफ इक्वल टू 10। चलिए इन चारों में से कौन सा सही है कौन सा गलत है? फर्स्ट वाला तो एरर देगा ऑब्वियसली, क्योंकि आपको पता है जो स्मॉल आई और स्मॉल एफ वाला जो इफ है वो क्या है, रिजर्व वर्ड, और उसको आप क्या नहीं बना सकते, आइडेंटिफायर नहीं बना सकते। बनाने की ट्राई करोगे तो ऑब्वियसली क्या आने वाली है, एरर। लेकिन ये वाला अगर आप बात करोगे या ये वाला बात करोगे या ये वाला बात करोगे, ये तीनों बिल्कुल सही है, क्योंकि जावा में स्मॉल आई और स्मॉल एफ ये जो है वो क्या होता है आपका रिजर्व वर्ड। बाकी जो भी अगर आप ऐसा करोगे, जैसे मान लो आप ऐसा करने की ट्राई करोगे कैपिटल आई स्मॉल एफ, ये रिजर्व वर्ड नहीं है, क्योंकि जावा में स्मॉल आई और कैपिटल आई का मतलब क्या होता है, अलग अलग होता है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे स्मॉल आई और स्मॉल एफ अगर दोनों स्मॉल है तो वो रिजर्व वर्ड है, अदरवाइज वो रिजर्व वर्ड नहीं है, क्योंकि जावा कैसी लैंग्वेज है, केस सेंसिटिव। अगर ये केस इनसेंसिटिव होती ना तो ये चारों के चारों गलत होते, क्योंकि फिर भले स्मॉल आई लिखो या कैपिटल आई लिखो उसके लिए तो बात दोनों क्या होती, बराबर। और जब बराबर होती तो बोलता ये भी रिजर्व वर्ड है, नीचे वाला भी रिजर्व वर्ड है, जबकि चारों में क्या आती, एरर आती। लेकिन केस सेंसिटिव है तो बोलेगा खाली ऊपर वाला रिजर्व वर्ड है, नीचे वाला क्या नहीं आपका
रिजर्व वर्ड नहीं है। तो नीचे वाले को आप क्या बना सकते हो, आइडेंटिफायर बना सकते हो, लेकिन आप किसको नहीं बना सकते, ऊपर वाले को नहीं बना सकते। फाइन, देखिए ये कोई चीजें याद रखने वाली नहीं है, खाली आपको ये पता है कि केस सेंसिटिव है, तो ये ऑब्वियसली आपको पता चल जाएगा कि क्या कुछ है क्या कुछ नहीं है, राइट। एक और प्रोटोकॉल पे चलते अपन, 5 प्रोटोकॉल के बाद 6th प्रोटोकॉल एंड वन फाइनल प्रोटोकॉल जो आपको ध्यान रखने की रिक्वायरमेंट है जब भी अपन आइडेंटिफायर के साथ डील करते हैं। अगेन थोड़ा हायर लेवल का प्रोटोकॉल है, फ्रेशर लेवल पे आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी अपन जानने की ट्राई करते हैं एक्चुअली, क्योंकि अगेन मैं आपको बोल रहा हूँ आप ट्रीट करिए मत कि आप फ्रेशर लेवल पे हो। जस्ट ऑब्जर्व हियर 6th प्रोटोकॉल क्या बोलता है। ठीक है, आगे चल के अपन डिस्कस करेंगे। जावा एक्चुअली किस कैटेगरी की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्या मतलब होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, इवन अपन आज से या कल से अपन देखने वाले हैं। इसका मतलब होता है जावा में जो भी आपको काम करना होगा वो क्लास और ऑब्जेक्ट की फॉर्म में करना होगा। अब क्या होता है क्लास, क्या होता है ऑब्जेक्ट, आज तक जो आपने पढ़ रखा है, अगर वो क्लास और ऑब्जेक्ट सही है या नहीं वो आपको पता चलेगा जब अपन स्टार्ट करेंगे। और फिलहाल के लिए मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अपन क्या कर सकते हैं, क्लास लिख सकते हैं। जब भी आप क्लास लिखोगे, क्लास 2 तरीके की होती है, एक होता है प्री डिफाइंड क्लास और एक होगा यूजर डिफाइंड क्लास। अभी खाली आप नॉर्मल समझे इसको, इसको बहुत डिटेल में डिस्कस करने की रिक्वायरमेंट है, क्लास एंड ऑल। अभी जस्ट मैं आपको क्या बता रही हूँ, प्री डिफाइंड क्लास क्या होती है, यूजर डिफाइंड क्लास। प्री डिफाइंड का मतलब जो जावा ने पहले से बना रखी है, जावा ने बहुत सारी क्लास पहले से बना रखी है, आपको जरूरत पड़े तो आप उनको क्या कर सकते हो, डायरेक्ट यूज कर सकते हो। तो जब तक आपको इनमें से जरूरत पड़े तब तक आपको खुद से क्लास बनाने की जरूरत नहीं है, जो जावा ने बना रखी है उसी को क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। अगर आपका काम कोई स्पेसिफिक है, उनसे काम नहीं हो रहा, आपको अपना खुद का कुछ काम करना है, तो फिर आपको क्या करनी पड़ेगी, खुद की क्लास बनानी पड़ेगी। और खुद की क्लास बनाओगे उसको क्या बोलेंगे, यूजर डिफाइंड। तो हम देखेंगे आगे चल के खुद की क्लास कैसे बनानी है। तो बहुत सारी क्लासेस जावा ने पहले से दे रखी है, अप्रोक्स 8000 प्लस क्लासेस जावा ने पहले से आपको दे रखी है, 8000 से भी ज्यादा। उसमें एक क्लास होती है कौन सी, जो अभी थोड़ी देर पहले अपन ने यूज किया था, खाली स्ट्रिंग। स्ट्रिंग एक क्लास होती है, जो अगर आपको कोई भी नाम वाम स्टोर करवाना हो तो आप डायरेक्ट कौन सी क्लास को यूज कर सकते हो, स्ट्रिंग को। आपको खुद से बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, राइट। तो स्ट्रिंग एक क्लास होती है। अभी अपना जो पॉइंट है वो ये है, और क्लास के साथ साथ एक और चीज होती है जो अपन पढ़ेंगे एक्चुअली। 2 चीजें चलती है जहां में, एक क्लास होता है, क्या होता है, इंटरफेस। देयर आर 2 थिंग, वन इज क्लास एंड वन इज इंटरफेस, राइट। 1 सेकंड। ओके, वन इज क्लास एंड वन इज इंटरफेस। अब क्या होता है, अभी अपन डिस्कस नहीं कर रहे हैं इंटरफेस एंड ऑल, बट मैं आपको क्या बोल रहा हूं, दोनों में सेम होता है। प्री डिफाइंड क्लास, प्री डिफाइंड इंटरफेस, यूजर डिफाइंड क्लास एंड यूजर डिफाइंड इंटरफेस। तो बहुत सारे इंटरफेस भी जावा ने पहले से दे रखे हैं, अगर आपको उनमें से काम है तो उनको यूज कर सकते हो। अगर कुछ स्पेसिफिक काम है तो आप खुद का भी बना सकते हो। खुद का कैसा बनाने हैं आगे चल के अपन बात करेंगे इसके रिगार्डिंग। अभी फिलहाल मैं आपको क्या बोल रहा हूं, जितने भी प्री डिफाइंड क्लासेस और इंटरफेस जावा ने बना रखे पहले से, क्या उनके नाम को आप आइडेंटिफायर बना सकते हो या नहीं। क्वेश्चन अगर ये है तो इसका आंसर क्या है, ऑब्वियसली, मतलब अगर मैं ऐसा लिखने की ट्राई करूं, इंट स्ट्रिंग इक्वल टू 10, वेदर दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, और यहां पे एरर आने वाली है, तो ऑब्वियसली आंसर क्या होना चाहिए, या दिस इज करेक्ट। आप ऐसा कर सकते हैं, मतलब जितने भी प्री डिफाइंड क्लास और इंटरफेस है ना, आप उनके नाम को क्या बना सकते हो, आइडेंटिफायर बना सकते हो। अब सवाल ये है कि ऐसा क्यों, राइट। या पहले क्वेश्चन ये है कि चलो बना सकते या नहीं। अगर मैं आपको ये बोलूं बिल्कुल बना सकते हो, ये स्टेटमेंट 100% करेक्ट है, कोई एरर नहीं देगा। पर क्वेश्चन मेरा आपसे ये है, क्या ऐसा करना चाहिए या नहीं, राइट। चलिए जैसे इसके रिगार्डिंग भी सेम स्टोरी अपन फॉलो करते हैं। पता है क्या, मान लो आपने ऐसा किया, इंट स्ट्रिंग इक्वल टू 10, राइट। आपने मान लो इस तरीके से लिखा, और आपने क्या किया, ये मान लो 10 के लाइन का आप 10,000 लाइन का मान लो आप कोड लिख रहे हो, आपने यहां पे किसी लाइन पे यूज किया स्ट्रिंग, राइट, इस तरीके से। फाइन, अब इसमें क्या होगा, मान लो अगेन वही सेम स्टोरी, आपने ये कोड किया है, आपका कोड डायरेक्ट तो जाने वाला है नहीं लाइव, आपको क्या करना पड़ेगा, वेरीफाई करवाना पड़ेगा। सपोज आप गए सीनियर डेवलपर के पास की वेरीफाई करना है कोड को। अब सीनियर डेवलपर क्या करेगा, डायरेक्ट मान लो वो इस लाइन को देखा उसने, इस लाइन को देखते पहली फीलिंग उसके दिमाग में क्या आएगी, इट्स ए क्लास, प्री डिफाइंड क्लास है, क्योंकि उसको जावा का नॉलेज है, तो उसको पता है कि स्ट्रिंग नाम की जावा में क्या होती है, क्लास। तो वो पूरा नीचे को कैसे देखने लगेगा, वो इसको क्लास मानते हुए,
बट जैसे ही उसको क्लास मानते हुए देखेगा किसी ना किसी पॉइंट पे जाके प्रॉब्लम रहेगी उसको, तब वो ऊपर आके जब देखेगा तो उसको पता चलेगा अच्छा यहाँ पे आपने क्या कर रखा है, इस प्री डिफाइंड क्लास को क्लास नहीं क्या बना रखा है, आइडेंटिफायर। इसीलिए जैसा वो चेक कर रहा था वैसे गलत है एक्चुअली। तो अब उसको वापस से इसको आइडेंटिफायर मान के चेक करना पड़ेगा और फिर ऑब्वियसली वो सही होगा या जो भी व्हाटएवर है। तो इससे अगेन वापस क्या हो रहा है, रीडेबिलिटी क्या हो रही है, डाउन हो रही है, क्योंकि उसको क्या हो रहा है, कंफ्यूजन हो रहा है, क्योंकि उसको पहले दिमाग में क्या आएगा, ये क्या है, क्लास का नाम, और लेकिन एक्चुअल में ऐसा है नहीं, क्योंकि आपने अपने प्रोग्राम में इसको क्या बना रखा है, आइडेंटिफायर। तो ये अननेसेसरी कंफ्यूजन क्रिएट करेगा और इसकी वजह से क्या डाउन होने वाली है, रीडेबिलिटी, क्योंकि रीड करने में क्या लगेगा, ज्यादा टाइम। तो ऑब्वियसली क्या ऐसा करना चाहिए या नहीं, नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे क्या डाउन होगी, रीडेबिलिटी। अब अगेन मैं आपको वही वापस उसे स्टोरी पे ले जाता हूँ कि दिमाग में वापस पॉपअप ये होना चाहिए इमीडिएटली कि अगर ऐसा था कि भाई नहीं बनाना चाहिए तो रोक ही देते, एरर ही दे देते कि भाई ऐसा करोगे तो क्या आएगी, एरर आएगी। उस वाले में तो ऑप्शन नहीं था कि छोटे बड़ा, जो एक और अपन ने देखा था ना कि नाम छोटा होना चाहिए बड़ा होना चाहिए, उस वाले में तो एरर इसलिए नहीं दे सकता क्योंकि उसको क्या पता आपके लिए रीडेबिलिटी का मतलब क्या है, एज का मतलब आपके लिए एजी से है या एजीई से है, उसको क्या पता, राइट। तो वहां पे एरर नहीं दे सकता था क्योंकि वहां पे क्या मतलब है आपकी रीडेबिलिटी का उसको नहीं पता। बट यहाँ तो बहुत बेसिक था कि प्री डिफाइंड क्लास और इंटरफेस का नाम यूज कर रहा तो सीधा क्या दे दो, एरर दे दो, यूज करने ही मत दो क्योंकि उसकी वजह से क्या डाउन होगी, रीडेबिलिटी। तो फिर यूज करने दिया क्यों उन्होंने। चलिए, क्या रीजन हो सकता है इसके पीछे आपके अकॉर्डिंग। देखिए बहुत सिंपल है। पहली बात तो ये कि अभी मैंने आपको बोला कि टोटल जावा में कितनी क्लासेस, प्री डिफाइंड क्लासेस और इंटरफेसेस है, 8000 से भी ज्यादा। जैसे मान लो सपोज आप जावा पढ़ रहे हो, क्या आपको 8000 से ज्यादा क्लासेस के नाम याद रहेंगे, नहीं रहेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगी एक्चुअली, क्योंकि बहुत सारे सेगमेंट में जावा यूज होती है। तो जिस सेगमेंट में आप उसको सीखोगे उस सेगमेंट के क्लासेस की आपको क्या पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी। जैसे आप खाली कोर जावा सीख रहे हो तो आपको कोर जावा की क्लासेस से ही मतलब होगा, आप एडवांस जावा सीखोगे तो आपको एडवांस जावा की क्लासेस से भी मतलब होगा। तो मान लो आप कोर जावा सीख रहे हो और आप कोई नाम यूज कर रहे हो जो कि सपोज करो एडवांस जावा में क्या है, प्री डिफाइंड क्लास, और आप यूज कर रहे हो और आपको क्या दे रहा है, एरर दे रहा है। आपके दिमाग में डाउट आएगा क्यों रोक रहा है मेरे को, क्योंकि आपको तो पता ही नहीं कि वो क्या किसका नाम है, प्री डिफाइंड क्लास का नाम है। आपको लगेगा कि रोकने का क्या रीजन है, आपके पास कोई आपको पता ही नहीं चलेगा क्योंकि आपको पता ही नहीं कि ये क्लास का नाम है, क्योंकि 8000 से ज्यादा क्लास का नाम याद रखना इट्स पॉसिबल नहीं है ऑब्वियसली। और सपोज करिए कि इवन इसमें भी ये है ना कि आज 8000 प्लस है, कल को वो 1000 क्लासेस और दे दी उन्होंने, तो कितनी हो जाएगी, 18000 प्लस वॉट एवर जो भी है। और कल को ऐसे ऐसे करते करते तो बहुत सारे नाम क्या हो जाएंगे, ब्लॉक हो जाएंगे, राइट। तो फिर आपको कितना सोचना पड़ेगा कि वेदर ये नाम यूज करूं नहीं करूं, क्या ये किसी क्लास का नाम है नहीं है। तो ऑब्वियसली सिंपल सी स्टोरी ये है कि यहाँ पे आपको क्या करना है, आप जिस सेगमेंट में हो, ऑब्वियसली आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो तो इसका मतलब आप भी उसी सेगमेंट में और आपका जो भी टीम है वो भी उसी सेगमेंट में, तो उस सेगमेंट की प्री डिफाइंड क्लासेस तो आपको पता ही होगी, तो वो आपको यूज नहीं करनी है ताकि रीडेबिलिटी रहे, ऑब्वियसली आपका कोड क्या रहे, रीडेबल। तो यहाँ पे ब्लॉक नहीं कर रखा, रीजन इज क्योंकि हर एक को इतना सारा पता होना वो नेसेसरी नहीं है एक्चुअली, इस वजह से ब्लॉक नहीं कर रखा है। बट पॉइंट आपको यहाँ पे क्या ध्यान रखने की रिक्वायरमेंट है, प्रोटोकॉल नंबर 6 क्या है, प्रीडिफाइंड क्लास और प्रीडिफाइंड क्लास और इंटरफेस का नाम आप एज आइडेंटिफायर यूज कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, बट आपको अवॉइड करना चाहिए इसको, क्योंकि अगर आप अवॉइड करोगे तो आपके कोड की रीडेबिलिटी क्या रहेगी, हाई रहेगी, और अगर आप अवॉइड नहीं करोगे तो रीडेबिलिटी क्या रहने वाली है, डाउन रहने वाली है। दैट्स अ सिंपल स्टोरी। चलिए एक बार क्विकली गो थ्रू करते हैं अपन वापस से, और पूरे जो भी अपन ने 6 प्रोटोकॉल देखे एक बार क्विकली अपन गो थ्रू करने की ट्राई करेंगे क्या है वो 6 प्रोटोकॉल। तो चलिए एक बार मेरे साथ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइडेंटिफायर। अगर डेफिनेशन पर्सपेक्टिव से बात करनी है तो कोई सा भी नाम जावा में उसको अपन क्या बोलेंगे, आइडेंटिफायर। चलिए क्या हो सकता है कोई सा भी नाम, बोलिए, क्लास का नाम, मेथड का नाम, वेरिएबल का नाम या लेबल का नाम, व्हाटएवर कुछ भी नाम हो उसको अपन क्या बोलेंगे, आइडेंटिफायर। चलिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है या नहीं आइडेंटिफायर के फॉलो करते टाइम, ऑब्वियसली रूल्स एंड रेगुलेशन है। टोटल कितने रूल है, 6। चलिए फर्स्ट रूल, व्हाट इज द फर्स्ट रूल, कुछ कॉम्बिनेशन है जिसको अपने फॉलो करने की रिक्वायरमेंट, ए टू जेड 0 to 9 $and अंडरस्कोर। अगर इसके अलावा आप कुछ यूज करोगे तो ऑब्वियसली क्या आने वाली है, एरर। चलिए प्रोटोकॉल नंबर 2, डिजिट से अपन क्या नहीं कर सकते, स्टार्ट नहीं कर सकते, और क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इससे क्या होने वाला है, कंफ्यूजन होने वाला है, राइट। तीसरा लेंथ, क्या कोई लेंथ की लिमिट है जावा में आइडेंटिफायर की, नहीं, लेकिन कितना लेना चाहिए, जो नाम रीडेबल हो वो लेना चाहिए। छोटी लेंथ बड़ी लेंथ से फर्क नहीं पड़ता है, फर्क किससे पड़ेगा, रीडेबिलिटी से पड़ेगा, राइट। नंबर 4, तो जावा में रिजर्व वर्ड को आप आइडेंटिफायर बना सकते हो, नहीं,
क्या होते हैं रिजर्व वर्ड? जिनको पहले से कुछ काम फिक्स हो रखा है कि वो वही काम करने वाले, राइट। नंबर 5, जावा केस सेंसिटिव है इनसेंसिटिव? केस सेंसिटिव मतलब अपर केस और लोअर केस यहाँ पे अलग अलग तरीके से क्या होने वाले हैं, ट्रीट होने वाले हैं। ओके, नंबर 6, प्री डिफाइंड क्लास और इंटरफेस को आप आइडेंटिफायर बना सकते हो, यस, बट क्या ऐसा करना चाहिए? नहीं, क्योंकि अगेन इससे क्या डाउन होने वाली है, रीडेबिलिटी, राइट। सो दैट्स द सीन रिगार्डिंग आइडेंटिफायर। अब आपको अगर ये पॉइंट्स अगर आपको पता है, राइट, तो फिर अब आइडेंटिफायर की दुनिया से ऐसा कोई क्वेश्चन बन नहीं सकता जिसका आंसर आपके पास नहीं हो, वेदर आप फ्रेशर लेवल पे रिप्रेजेंट कर रहे हो, वेदर आप एक्सपीरियंस लेवल पे रिप्रेजेंट कर रहे हो, वेदर आप नॉर्मल कंपनी में रिप्रेजेंट कर रहे हो, या वेदर आप टीयर 1 कंपनी में रिप्रेजेंट कर रहे हो। दैट इज द थिंग एक्चुअली क्या होता है आइडेंटिफायर कैसे रिप्रेजेंट करने की रिक्वायरमेंट है। अब देखिए मैं आपको कुछ पॉइंट बताता हूं, और वो ये कि देखो आंसर कैसे करना है, राइट। तो पहली बात, जैसे रीडेबिलिटी की बात, कोई भी अगर आप उसको पता है कि आप फ्रेशर लेवल पे हो, कोई भी इंटरव्यू और आपसे इंटरव्यू रूम में रीडेबिलिटी की बात डायरेक्ट नहीं करने वाला, तो आपको वो करना पड़ेगा, आपको उसको उस लेवल पे लाना पड़ेगा कि वो आपसे किसकी बात करे, रीडेबिलिटी की बात करे, क्योंकि वो उसकी एक्सपेक्टेशन आपसे होगी नहीं। तो अगर उसकी एक्सपेक्टेशन को आप बढ़ाओगे एक्चुअली, तो फिर वो आपसे अकॉर्डिंगली क्वेश्चन करने वाला है। तो जैसे किस तरीके से आप कर सकते हो, जैसे सपोज करो उसने आपसे बोला कि व्हाट डू यू मीन बाय आइडेंटिफायर, फाइन। अब देखिए इसका आंसर कैसे करना है, क्योंकि अगेन मैंने आपको बोला कि छोड़ोगे कहां पे, उससे फर्क पड़ेगा कि आप किस तरीके से उसको आगे ले जाओगे। तो सपोज आपने बोला एनी नेम इन जावा इज आइडेंटिफायर, ठीक है, अगला क्वेश्चन कुछ बचेगा नहीं उसके पास, उसको अगेन क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन चेंज करना पड़ेगा। बट अब जैसे देखो अगर मैं इसको आंसर कर रहा हूं आइडेंटिफायर को, तो मैं किस तरीके से आंसर करूंगा, एनी नेम इन जावा इज नोन एज आइडेंटिफायर एंड एनी नेम कैन बी मेथड नेम, वेरिएबल नेम, लेबल नेम और क्लास नेम, एंड व्हाइल गिविंग आइडेंटिफायर नेम वी नीड टू फॉलो सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस। अब जैसे आपने उसको छोड़ा कि सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने की रिक्वायरमेंट है, अगला ऑब्वियसली बोलेगा क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, क्योंकि आपने किसी फुल स्टॉप पे एंड नहीं किया, उसको कुछ एयर दी कि यहाँ से तो अगला क्वेश्चन जनरेट कर सकता है। फिर अगला क्वेश्चन आपके पास आया कि क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है। अब आप क्या बोलोगे, ऑब्वियसली कुछ कैरेक्टर्स की कॉम्बिनेशन है जहां से अपन यूज कर सकते हैं। सेकंड, अपन डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते, क्योंकि करेंगे तो क्या क्रिएट होगा, कंफ्यूजन। अब तीसरा, आइडेंटिफायर क्योंकि लेंथ लिमिट में जावा में, लेकिन अपने को रीडेबल नाम लेना चाहिए। तो यहां से अगला क्वेश्चन आप खुद के लिए जनरेट करोगे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रीडेबिलिटी। तो आप बोलोगे रीडेबिलिटी मींस व्हेनेवर वी आर वर्किंग इन अ टीम we need to code in such a way that it will be easy for other person to understand the code, right? So if it is easy, if it will be easy for other person to understand the code, then our code readability will be high, otherwise readability will be down, and in industry standard it is recommended to keep readability high, right? तो obviously अब आप यहाँ पे इतनी बार इंडस्ट्री स्टैंडर्ड को यूज करोगे कि अब इस क्वेश्चन के बाद अब उसकी एक्सपेक्टेशन आपसे फ्रेशर की नहीं रहेगी, अब वो बहुत सारी चीजें आपको इंडस्ट्री पे ले जाना चाहेगा, और जितना ज्यादा आप इंडस्ट्री के क्लोज जाने की ट्राई करोगे उतने ही आपको एडवांटेज है, क्योंकि सिंपल अगर वो आपको फ्रेशर लेवल पे हायर करेगा तो आपको उतनी उसको क्या देनी पड़ेगी, ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। वो 2-3 महीने आपको पता है कि फ्रेशर पे हायर करके ट्रेनिंग क्यों देते हैं, वो सिखाने के लिए कि जो क्लासरूम और इंडस्ट्री स्टैंडर्ड पे जो डिफरेंस है वो क्लियर करना है, कि यहाँ पे आप नाम कैसे देते हो, यहाँ पे आपके लिए खाली रिजल्ट मैटर करता, वहां पे आपके लिए रिजल्ट मैटर नहीं करता, उस बीच को कम करने के लिए वो आपके 2-3 महीने की ट्रेनिंग होती है। बाकी ऑब्वियसली ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट क्या है, उसको जितना नॉलेज चाहिए वो आपसे डायरेक्ट टेस्ट करके ही आपको हायर कर सकता है, लेकिन वो ऑब्वियसली ये नॉलेज टेस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि उसको पता आपके पास ऑप्शन नहीं है, क्योंकि आपने जो ट्रेनिंग की है वो क्लासरूम स्टैंडर्ड पे की है, तो वहां पे आपको ये नहीं पता चलेगा कि रीडेबिलिटी क्या होता है या इंडस्ट्री क्या डिमांड करता है, तो उसके लिए वो 2-3 महीने इन्वेस्ट करने पड़ते हैं वो सिखाने के लिए। बट अगर उसको आप जितना क्लोज लेके जा सकते हो इंडस्ट्री के, उतना ही आपके लिए बेनिफिट होने वाला, क्योंकि ये काम ऑब्वियसली जो भी जिस क्राउड में आप बैठोगे वो नहीं करने वाला, फाइन, और ये काम आप यूनिक करने वाले, जो मैंने आपको कल बोला कि कुछ पॉइंट्स अपने पास रख सकते हो जो आपको क्राउड से यूनिक बनाए, तो ऑटोमेटिक वो कॉन्फिडेंस आपके पास होगा और ऑटोमेटिक वो जॉब इंटरव्यू क्रैक करना, जैसे मैंने आपको कल बोला था, वन ऑफ द इजीएस्ट टास्क आपको लगेगा, और फिर आपको एक जॉब से खुशी नहीं मिलेगी, एक्चुअली वो एक रिजेक्शन से दुख जरूर होगा आपको कि मेरे को सब कुछ पता था लेकिन फिर भी कहां पे वो पॉइंट है जहां पे मैं लैग कर गया, राइट। तो हमेशा दिमाग में ये होना चाहिए कि एक भी पॉइंट ऐसा नहीं हो जहां पे अपन लैग करें, एक्चुअली ये नहीं कि कोई एक आधा लक फैक्टर हो जो काम कर जाए, क्योंकि अल्टीमेटली अगर आप रियल लाइफ में बिलीव करते हो तो मुझे लगता है इस बात पे बिलीव करना चाहिए, लक फैक्टर अच्छी चीज होती है, साथ देना भी चाहिए, लेकिन हमेशा साथ नहीं देगा। 10 सिचुएशन होगी तो 10 में से 1 या 2 बार, बट वो 8 बार आपको पैनिक करना पड़ेगा। बट इफ यू हैव द डिजायर्ड नॉलेज, और अगर वो आपका विजन क्रिस्टल क्लियर, आपके पास नॉलेज क्रिस्टल क्लियर है, तो 10 में से 10 बार आप सक्सेस होने वाला, कोई डाउट नहीं है। तो एक बार की वो एनर्जी आपको पुट करने की रिक्वायरमेंट है, उसके बाद थ्रू आउट द टाइम आप एंजॉय कर सकते हो। अदरवाइज अगर अभी नहीं, अभी लग काम चल गया, 2 महीने बाद अगर आपको जॉब स्विच करनी है
वापस आपको 1-2 महीने पैनिक में निकालने पड़ेंगे, वापस 1 साल बाद जॉब स्विच करनी है, 2 महीने वापस आपको पैनिक में निकालने पड़ेंगे। तो थ्रू आउट द लाइफ आपको वो पैनिक लेते ही रहना पड़ेगा एक्चुअली, राइट। तो या तो वो एक बार की एनर्जी, वो डेडिकेशन पुट करने की रिक्वायरमेंट है, या वो मल्टीपल टाइम आप करते जाए। एंड अगेन मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बात बताता हूँ, अभी मुझे लगता है कि आपके पास बहुत टाइम है, आप डेडिकेटेडली अपनी एनर्जी पुट कर सकते हो, इसीलिए जो फोकस आपको करने की रिक्वायरमेंट है वो नॉलेज पे करने की रिक्वायरमेंट है, फाइन। क्योंकि धीरे धीरे वो टाइम आपके लिए कम होता जाएगा, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है, आप कर सकते हो। मान लो आप 1 महीना अगर आप लेट जॉब ज्वाइन कर रहे हो, आपको इतना फर्क नहीं पड़ने वाला, राइट। लेकिन आप इमेजिन करो कि 10 साल के बाद अगर 2 महीने आपके पास जॉब नहीं रही, तो क्या आप सर्वाइव कर सकते हो? आप नहीं कर सकते, राइट। तो जैसा अभी हुआ कोविड पीरियड में लोगों के साथ कि ऑब्वियसली वो 10 साल जॉब कर लिया, अब 2 महीने 3 महीने जॉब नहीं रही, तो वो सर्वाइवल डिफिकल्ट है। क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत ये है ना कि इतनी ज्यादा अपन वो लाइबिलिटीज क्रिएट कर लेते हैं एक्चुअली, कि इतनी ज्यादा ईएमआई चल रही है, वो चल रही है, अगर 1 महीने में सैलरी नहीं आए ना तो काम चलने वाला है नहीं। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जब भी अपन जॉब में बात करते हैं, कि सैलरी आने से पहले जाने के तरीके अपन पहले ढूंढ लेते हैं। तो सबसे ईएमआई लगता है इजी है, लेकिन वो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट वाला काम। अब अगर 2 महीने जॉब नहीं रही तो फिर दिक्कत बहुत सारी आने वाली है। तो इसीलिए अगर ऐसी सिचुएशन नहीं चाहते हो, तो मुझे लगता है अब 1-2 महीना ज्यादा लग जाएगा, या अब 2-4 घंटे आप ज्यादा दे दोगे तो वो फर्क नहीं पड़ने वाला आपको, लेकिन वो बाद में 2-4 घंटे आप ज्यादा नहीं दे पाओगे, या 1-2 महीने आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। फिर इससे वो फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगा, वो डिप्रेशन बढ़ेगा, लेकिन कोई रेस्पॉन्सिबल नहीं इसके लिए, खाली आपको छोड़ दो। स्ट्रेट फॉरवर्ड दिमाग में एक बात रखो, अच्छा होता आपके साथ तो मुझे लगता है आप रेस्पॉन्सिबल हो, आपकी वो एनर्जी, वो डेडिकेशन रेस्पॉन्सिबल है। और अगर बुरा होता तब भी आप ही रेस्पॉन्सिबल है, ना तो आपकी वो कंपनी रेस्पॉन्सिबल है, कोई रेस्पॉन्सिबल नहीं है। ओनली क्योंकि किसी मोमेंट पे आपने वो चीज रियलाइज नहीं की, तो आगे चल के आपको दिक्कत होने वाली है। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ किस तरीके से आपको जाने की रिक्वायरमेंट है, किस तरीके से आपको आंसर करने की रिक्वायरमेंट है, जिससे आप सामने वालों को ये हिंट दे सकते हो कि खाली आपको जावा आती नहीं, एक्चुअली आप लिटरली एक्सपर्ट हो उसमें। तो दोनों में बहुत फर्क है, आपको आना और आपका उसमें एक्सपर्टीज होना, राइट। आना, जो भी इंटरव्यू में बैठेगा उसको थोड़ी बहुत आती होगी, तभी वो इंटरव्यू में आ रहा है। बट एक्सपर्टीज जितने लोग इंटरव्यू में बैठेंगे उसमें से एक आधे को भी नहीं होगी, ये फैक्ट है। तो आपको किसकी तरफ जाने की रिक्वायरमेंट है वो आपको सोचना, आई थिंक। तो यहाँ पे दिस इज द आइडेंटिफायर, किस तरीके से आपको लर्न करने की रिक्वायरमेंट है। पूरी प्रोसेस में एक बात हमेशा ध्यान रखना, जैसा मैंने आपको बोला है, जितना ज्यादा आप क्यूरियोसिटी की तरफ जाओगे, जैसे मान लो आपका इंटरव्यू 30 मिनट का था, लेकिन आपने ऐसे ऐसे वर्ड इंट्रोड्यूस किए, रीडेबिलिटी एंड ऑल, मैं आपको डैम श्योर गारंटी दे रहा हूं आपका इंटरव्यू 30 मिनट चलने वाला है नहीं, वो 1 आवर तक एक्सटेंड होगा, इससे भी ज्यादा एक्सटेंड होगा, क्योंकि सामने वाले की क्यूरियोसिटी इतनी बढ़ती जाएगी। अदरवाइज तो बात ये है कि वो 30 मिनट भी आपको उसको झेलना पड़ेगा, मतलब सामने वाले को, सीधी सी बात ये, क्योंकि 5 मिनट में ये एटिकेट्स नहीं होते कि आपको ये बोल दे कि इंटरव्यू खत्म हो गया, क्योंकि अदरवाइज आपको लगेगा कि फेयर चांस नहीं मिला आपको। इसीलिए भले आप आंसर नहीं भी दोगे तो 30 मिनट का इंटरव्यू तो कम से कम 20-25 मिनट तो वो खींचेगा, क्वेश्चन पूछता रहेगा आपसे और आंसर नहीं दोगे और अलग स्ट्रीम के क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन 30 मिनट से पहले वो खत्म नहीं करेगा, 20-25 मिनट से पहले एटलीस्ट खत्म नहीं करेगा। तो जनरल एटिकेट्स होते हैं एक्चुअली। लेकिन अगर वो 30 मिनट से एक्सटेंड हो रहा है तो फिर वहां पर समझ जाना कि आपका काम हो चुका है, राइट। क्योंकि वो एक्सटेंड जा रहा है तो अब एक्चुअली आपका काम तो हो चुका है, वो और जज करना चाह रहा है कि आप और कितना उसको फायदा दे सकते हैं एक्चुअली, राइट। तो ये डेफिनेशन एक्चुअली कि अगर आप उसको सेटिस्फाई कर सकते हो इंडस्ट्री एस्पेक्ट में, और खास करके उस लेवल पे आप ले जा सकते हो, तो आपका इंटरव्यू भी एक्सटेंड होगा और आपको जो रिजल्ट चाहिए वो बहुत अच्छे वे में आपको मिलने वाला है। चलिए पहले कुछ लिखते हैं, उसके बाद अपन आगे डिस्कस करते हैं। चलिए कुछ लिख लीजिए आप, हेड डालिए आइडेंटिफायर और लिखिए स्टैंडर्ड। ओके, लिखिए आइडेंटिफायर्स। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, पूरा आप समझ चुके हो, अब लिखते टाइम आपको ये फील करने की रिक्वायरमेंट है कि सारा कुछ आप प्रॉपर तरीके से रिलेट कर पा रहे हो या नहीं। एनी नेम इन जावा इज नोन एज आइडेंटिफायर। Second, any name can be number first class name, number second method name, number third variable name, and number fourth label name. While writing identifier, we need to follow
we need to follow some rules. For writing identifiers, we need to follow some rules. While writing identifier, we need to follow some rules. Then heading डालिए rules for writing identifiers. Rules for writing identifier. यहाँ पे फर्स्ट लिखिए identifier should be from combination of the combination of following characters. Should be from the combination of following characters. Identifier should be from the combination of following characters. यहाँ पे आप लिख लेना small a to small z, capital A to capital Z, 0 to 9, डॉलर एंड अंडरस्कोर. ये अंडरस्कोर है, हाइपन नहीं है, तो चाहो तो आगे लिख लेना सो दैट कंफ्यूजन नहीं हो. अंडरस्कोर. ओके. इवन आप एग्जांपल लिखना चाहो तो आप एग्जांपल भी लिख लेना यहाँ पे. लाइक एग्जांपल, वन सेकंड, इंट लेट्स सपोज आपने लिखा एग्जांपल, आप लिख रहे हो मान लो इंट ए 9 इक्वल टू 10, दैट इज फाइन, कोई दिक्कत नहीं, इसका आगे राइट लगा सकते हो आप. सेकंड मान लो आप एग्जांपल लिख रहे हो इंट मान लो लिख रहे ए हैश या जो भी आपको लिखना है इक्वल टू 10, दिस इज फॉल्स, दिस इज रॉन्ग एक्चुअली, राइट. फॉल्स मतलब रॉन्ग. फर्स्ट वन इज करेक्ट, सेकंड वन इज रॉन्ग, राइट. Okay, next second लिखिए identifier should not start from digit. Identifier should not start from digit. Identifier should not start from digit. Should not start with digit, right? Okay, आप लिख लेना example. Let's say int a9 equal to 10, दैट इज फाइन, कोई दिक्कत नहीं है, दैट इज परफेक्टली फाइन. और दूसरा अगर आप ऐसा लिख रहे हो इंट 9a इक्वल टू 10, दैट इज रॉन्ग. मतलब पहले वाला सही है, दूसरे वाला गलत है. डिजिट आ सकता है लेकिन डिजिट से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, रीजन आपको पता है. चलिए नंबर थर्ड लिखिए. In Java, there is no length
Okay, fine. Next, number sixth one. We cannot use number six one. We can use predefined. We can use predefined class name and interface name. We can use predefined class name and interface name. Predefined class name and interface name as an identifier in Java. Predefined class name and interface name as an identifier in Java. As an identifier in Java, but in this case, readability will be down. But in this case, readability will be down. In this case, readability will be down. So it is not recommended. So it is not recommended. So it is not recommended. It is not recommended to use. It is not recommended to use predefined class or interface name as an identifier. We can use predefined class name and interface name as an identifier in Java, but in this case, readability will be down. So it is not recommended to use predefined class or interface name as an identifier. Example आप mention कर सकते हो, like आपने लिखा int string equal to 10, that is fine. आप ऐसा कर सकते हो. Fine. So these are the 6 प्रोटोकॉल जो कि अपने को आइडेंटिफायर डिफाइन के टाइम पे फॉलो करने की रिक्वायरमेंट है. ओके, नाउ अपने को समझने की रिक्वायरमेंट एक्चुअली कि जब अपन बात करते हैं जावा एज ए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो फिर क्लास का मतलब क्या होता है. सबसे पहले अपने को जानने की रिक्वायरमेंट है क्लास और ऑब्जेक्ट क्या होता है. उससे पहले कुछ डाउट है तो अपन उसकी बात करते हैं. ओके, वेरीफाई किस तरीके से होता है, टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप. ऐसा कोई जरूरी नहीं, फिक्स प्रोटोकॉल नहीं. जैसे मैं आप यहाँ पे आपको बोल रहा हूँ ना कि सीनियर से आपको वेरीफाई करवाने की रिक्वायरमेंट एंड ऑल, तो वो वेरिफिकेशन का फिक्स पैटर्न नहीं रहता कि टॉप टू बॉटम वेरीफाई होगा कि या बॉटम टू टॉप होगा. डिपेंड करेगा अगर आपका प्रोग्राम किस तरीके से लिखा हो उस पर डिपेंड करेगा, बट किसी भी ऑर्डर में वेरीफाई हो सकता है. बट उसमें अगर आप ज्यादा बड़ा या ज्यादा छोटा आइडेंटिफायर लिख रहे हो या फिर प्रीडिफाइंड क्लास नेम और इंटरफेस नेम को आप आइडेंटिफायर बना रहे हो, तो हमेशा उसकी रीडेबिलिटी क्या रहने वाली है, डाउन रहने वाली है. राइट, तो उसका कोई ऑर्डर मैटर नहीं करता एक्चुअली. ओके, इंटरफेस जैसे ये देखो, स्ट्रिंग क्या है एक्चुअली, क्लास का नाम है जो पहले से बनी हुई है जावा में. अगर आपको कोई नाम स्टोर करवाना है तो आप स्ट्रिंग को यूज कर सकते हो. अगर आगे अपन डिटेल में पढ़ेंगे, जब अपन क्लास पढ़ेंगे तब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा प्रीडिफाइंड क्लास क्या होता है ऑल. अभी जस्ट मैंने इस पॉइंट को समझने के लिए आपको बताया है कि स्ट्रिंग एक क्लास होती है जावा में पहले से, जिसको अगर आपको कोई नाम स्टोर करवाना है तो आप यूज कर सकते हो. लेकिन यहाँ पे आपने क्या किया, स्ट्रिंग को आइडेंटिफायर बनाया. स्ट्रिंग को बोला कि क्या स्टोर करना है, तेरे को 10 स्टोर करना है. ऐसा आप कर सकते हो क्योंकि आप प्रीडिफाइंड क्लास नेम और इंटरफेस नेम को आइडेंटिफायर बना सकते हो. बट ऐसा नहीं करना चाहिए. रीजन इज क्योंकि कोई पर्सन वेरीफाई कर रहा है, उसने यहाँ पे स्ट्रिंग देखा तो उसको पता चलेगा कि ये क्या है, क्लास है. वो पहली बार में ये समझेगा कि क्लास है, लेकिन फिर उसका समझना गलत होगा क्योंकि एक्चुअल में आपने क्या कर रखा है, यहाँ पे उसको आइडेंटिफायर बना रखा. सो दैट्स द प्रॉब्लम. इसीलिए कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए आपको ऐसा नहीं करना चाहिए. फाइन. तो चलिए, जस्ट ये फर्स्ट डे का सेशन था आई थिंक, बट मुझे लगता है आपने रियलाइज किया होगा कि किस तरीके से अपन इस जर्नी में आगे जाने वाले, किस तरीके से आपको लर्न करने की रिक्वायरमेंट है. चलिए आज के सेशन को अपन यहाँ पे रोकते हैं, कल अपन कंटिन्यू करेंगे आगे. मीनवाइल आपको कुछ भी प्रॉब्लम है आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कॉल बैक कर सकते हो, कॉल कर सकते हो इस नंबर पे आप, ताकि जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो आप रिजॉल्व हो जाएगी, वेदर आपको ग्रुप में ऐड होना है ऑल. चलिए मिलते हैं अपन कल और डिस्कस करते हैं रिमेनिंग थिंग्स वाइज. थैंक यू सो मच.